नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक कोट के साथ। लाइफ इजंट अबाउट फॉलिंग, इट्स अबाउट गेटिंग बैकअप एवरी टाइम यू फॉल। तो बड़ी सिंपल सी बात कही गई है कि लाइफ, जिंदगी ये चीज नहीं है कि आप अगर गिर गए हो तो आप मतलब वापस दोबारा उठे नहीं। जिंदगी ये है कि अगर आप गिरावट आई है, नीचे गिरे हो, कोई गोल में आपका फेलियर हो गया, दोबारा से उठो। हर बार उठो जब जब भी आप गिरते हो। ओके, तो ये है जिंदगी। ओके, तो मतलब कि दोबारा से अपने आप को ना एनर्जेटिक करना है। जब भी कोई लॉस आपको होता है, अगर किसी तरीके की हानि होती है, कहीं पर भी जो भी आप चाह रहे होते हो, तो वो चीज आपको नहीं मिल रही होती, तो दोबारा से उठना है, दोबारा से लग जाना उस काम के लिए और आगे बढ़ते रहना है। तो ये पॉजिटिव थिंकिंग रखनी होगी। ओके, तो ये सब कुछ तभी होगा जब आपके विचार जो है ना वो पॉजिटिव रहेंगे। वो वहां पर नेगेटिविटी नहीं होगी। अगर जितनी ज्यादा नेगेटिविटी आपके माइंड में घुसती जाएगी, उतनी ज्यादा जो है ना आप पीछे की ओर धकेले जाओगे। मतलब आप जितनी कोशिश करोगे आगे बढ़ने की, नहीं बढ़ पाओगे। और फिर एक समय ऐसे आएगा कि जब वो नेगेटिविटी के जो थॉट्स है ना अपना घर बनाकर बैठ जाएंगे, फिर उनसे मुकाबला करना बहुत टफ हो जाएगा। तो आपकी जो अभी एज है ना, तो इस एज में अपने आप को इस तरीके से डेवलप करो, अपने माइंड को इस तरीके से डेवलप करो कि सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स जो है उनको रखना है। फटाफट से जो है ना डिसीजन मेकिंग करनी है, जो भी आपने काम करना है। तो ये जो आदतें हैं ना, ये छोटी छोटी आदतें हैं जो आपकी जिंदगी को काफी खुशहाल बना सकती हैं। ओके, तो डिसीजन मेकिंग पावर जो है ना, वो भी बहुत जबरदस्त पावर होती है। उसको भी सही तरीके से मेंटेन करना आना चाहिए। क्विक डिसीजन आपको लेने आने चाहिए। तो ये फोकस करो आप इसके ऊपर। ये तभी हो पाएगा जब पूरा माइंड सेटअप जो है ना वो सही तरीके से आप उसका संचालन करोगे। तो चलिए अब थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं। तो आज सैटरडे है, तो ये है आज का न्यूज़पेपर। तो डेली एडिशन हम डेली डिस्कस करते हैं। शुरुआत कोर्ट से होती है, उसके बाद एडिटोरियल डिस्कशन, फिर फ्रंट पेज से लेके अराउंड द वर्ल्ड वाले पेज तक जितनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकलती है उन सबको हम डिस्कस करते हैं। और लास्ट में होता है एक इकोनॉमी का कंसेप्ट। हर रोज जो है एक टॉपिक जो है हम नया डिस्कस करते हैं इकोनॉमी के बारे में। और इसके अलावा अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है चैनल का लिंक गिवन है, तो वहां पर जाइए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें तो आपको जो है डेली बेसिस पे पीडीएफ मिल जाया करेगा। और लेक्चर शुरू करने से पहले एक बार लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर किसी को सब्सक्राइब करने के बाद भी जो नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, तो इस तरीके से भी अप्रोच कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स वाला टैब ओपन करके सीधे वीडियोस वाले सेक्शन में जाएं। तो जो आप लेटेस्ट वीडियो पड़ी होगी, तो वही जो है ना नई वीडियो होगी, डेट वहां पर पड़ी होगी, आपको पता चल जाएगा। और अगर फिर भी नहीं आ रहा तो सीधे सर्च कर सकते हैं द इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर एनालिसिस। तो तब भी जो है आपको ये जो थंबनेल जो है ना, ये आपको शो होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं एडिटोरियल नंबर 1 से। ए वेलकम एंड टू टाटा इंस्टेबिलिटी, टाटास कुड शो मैनेजेबिलिटी इन विक्ट्री। तो देखो अभी सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है जो कि टाटा के फेवर में आया है। तो अभी ये डिस्प्यूट चल रहा था टाटा टाटा एंड सन्स और जो यहाँ पर शाहपुर जी पालोनजी मिस्त्री की जो कंपनीज हैं, तो उन दोनों के बीच में। तो जो शाहपुर जी पालोनजी है ना, तो वो यहाँ पर टाटा सन्स के अंतर्गत ही काम करते हैं। उनका यहाँ पर 18% शेयर है टाटा एंड सन्स में। ओके, तो जिसके चलते इन दोनों में आपस में डिस्प्यूट हो गया पिछले कुछ समय से। तो अभी ये सुप्रीम कोर्ट में इनका यहाँ पर सुनवाई चल रही थी, जिसका वर्डिक्ट है जो कि टाटा कंपनी के जो है ना फेवर में आया है। तो अभी इसका पूरा सिनेरियो समझते हैं, इसके ऊपर ही डिस्कशन की गई है ऑथर के द्वारा। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि ये मुद्दा शुरू कहाँ से हुआ। ओके, तो कहाँ तक इसकी लड़ाई पहुंची, तो क्या रीजन क्या था। ओके, फिर बाद में हम देखेंगे कि क्या चर्चा की गई है। तो यहाँ पर देखिए, तो कहाँ से ये लड़ाई शुरू होती है। दिसंबर 2012 की बात है, जब ये साइरस मिस्त्री, ओके, तो ये साइरस मिस्त्री हैं। तो ये रतन टाटा है, तो जो कि टाटा ग्रुप के चेयरमैन है अभी। तो ये साइरस मिस्त्री हैं, तो जो कि किसी समय में ये भी टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे हैं। ओके, तो ये साइरस मिस्त्री वो हैं जिनका जो कि शाहपुर जी पालोनजी ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ओके, तो इनका 18% शेयर है, स्टेक है टाटा ग्रुप में, टाटा सन्स में। तो दिसंबर 2012 की बात, जब साइरस मिस्त्री को चेयरमैन अपॉइंट किया गया था टाटा सन्स का, ओके, तो हेड बनाया गया पूरे ग्रुप का। तो अक्टूबर 2016 में क्या होता है कि मिस्त्री को चेयरमैन पद से हटा दिया जाता है। ओके, दोबारा से फिर यहाँ पर जो है रीगेन कर जाते हैं इस पोस्ट को रतन टाटा। ओके, तो ये वाले जो पहले चेयरमैन थे। तो यहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी रतन टाटा और सारिस मिस्त्री के बीच में। ओके, तो बहुत सारे आप देखो ना, जो टाटा ग्रुप है ना, उसका 60% जो प्रॉफिट होता है वो चैरिटी में जाता है। ओके, जहां जहां से भी जिस भी टाटा के अंतर्गत जो भी कंपनी काम कर रही है, चाहे वो नमक बना रही है, चाहे वो यहाँ पर ऑटो पार्ट्स बना रही है, तो 60% जो इनका प्रॉफिट होता है वो यहाँ पर चैरिटी में जाता है। कोई हॉस्पिटल चल रहे हैं, ओके, तो कोई संस्थाएं चलाई जा रही हैं। तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ करने की, थोड़ा सा चेंज करने की यहाँ पर कोशिश की गई थी,
साइरस मिस्त्री के द्वारा जो चीज पसंद नहीं आई रतन टाटा को, हालांकि रतन टाटा ने काफी बार अप्रोच भी की साइरस मिस्त्री को, ओके, तो फिर भी यहाँ पर बात सहमति नहीं बनी, तो एट द रिजल्ट 4 साल बाद क्या हुआ, 2016 को इनको पोस्ट से ही हटा दिया गया, ओके, चेयरमैन की पोस्ट से ही हटा दिया गया। तो फिर यार 2000 दिसंबर 2016 में जहाँ पर जो मिस्त्री की दो फर्म्स थी, ओके, तो जिनका की 4% स्टेक है टाटा सन्स में, तो उन्होंने यहाँ पर अप्रोच की एनसीएलटी में। तो एनसीएलटी मतलब है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो जो भी कंपनीज का आपस में डिस्प्यूट होता है ना, तो उसका जो केस है वो यहाँ पर एनसीएलटी में जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने एलिज किया कि यहाँ पर मिसमैनेजमेंट की गई है, ओके, मेरे ऊपर जो है ना यहाँ पर जुल्म ढहा गया, मतलब बिना किसी वजह से मुझे चेयरमैनशिप से हटा दिया गया। तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर केस फाइल किया। तो जुलाई 2018 की बात है, जो एनसीईआरटी ना, तो उन्होंने यहाँ पर जो शाहपुर जी पलोंजी ग्रुप का जो यहाँ पर प्ले दायर की थी, जो चैलेंज किया गया था, तो उसको यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया, ओके, तो माना ही नहीं, ओके, तो ये झटका लग गया सारिस मिस्त्री को यहाँ से। फिर बाद में यहाँ पर ये मुद्दा जाता है, अगस्त 2018 की बात है, जब शाहपुर जी पलोंजी ग्रुप जो है अप्रोच करता है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल को, ओके। तो अभी देखो, यह यहाँ पर हमने बात की एनसीईआरटी की, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो जो मामला यहाँ से रिजेक्ट हो जाता है ना, तो फिर अगर वो दोबारा से किसी और जगह अपील करना चाहे, तो उसके लिए बना हुआ है नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल, ओके। तो ये फर्क है, एनसीएलएटी यहाँ पर बात करें, तो यहाँ पर जो एनसीईआरटी का ऑर्डर होता है ना, उसको आप चैलेंज कर सकते हो इस जगह पर। तो यहाँ पर भी कंपनी के रिलेटेड ही जो है मामले के ऊपर सुनवाई की जाती है। तो अगर यहाँ पर से भी अगर झटका लग जाता है ना, तो फिर अगर दोबारा से आप अपील करना चाहो, तो फिर जो आखिरी रास्ता बचता है वो है सुप्रीम कोर्ट का, ओके। तो यहाँ से भी ये रिजेक्शन हुई, ओके। यहाँ पर थोड़ा और यहाँ पर चेंजेस हुई होगी, तो फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया। तो यहाँ पर हुआ क्या था, तो जब अगस्त 2018 में अप्रोच की गई शाहपुर जी पलोंजी ग्रुप के द्वारा, सारिस मिस्त्री के द्वारा, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में, तो यहाँ पर चैलेंज किया गया एनसीईआरटी ऑर्डर को। दिसंबर 2019 की बात है, जब एनसीईआरटी ने यहाँ पर एनसीईआरटी का जो ऑर्डर था ना, ओके, तो उसके अंतर्गत यहाँ पर क्या सुनवाई थी, तो यहाँ पर जो मिस्त्री थे ना, तो उन्होंने एज ए दोबारा को उसको उनको रिस्टोर कर दिया कि वही चेयरमैन बने बने रहेंगे, जो है टाटा ग्रुप है, टाटा सन्स की, ओके। फिर बाद में आती है बारी जनवरी 2020 की। तो यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, तो फिर जो टाटा सन्स थे ना, तो उन्होंने अप्रोच की सुप्रीम कोर्ट में, ओके। तो अभी जो एनसीएलएटी का जो यहाँ पर फैसला आया था, वो टाटा सन्स के खिलाफ आया। तो इन्होंने अभी अप्रोच की सुप्रीम कोर्ट में, ओके। तो यहाँ पर जो एनसीएलटी का जो ऑर्डर था उसके ऊपर स्टे मांगा, ओके। तो सितंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने जो मिस्त्री फैमिली थी, जो इनकी फैमिली थी, तो उनकी जो जितनी भी फार्म्स थी, तो उनको यहाँ पर रोक लगा दी कि 28 अक्टूबर तक जो है ना, यहाँ पर किसी तरीके का जो शेयर है, ठीक है, तो उसको यहाँ पर ये ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं टाटा सन्स में से। तो इस तरीके से जब दिसंबर 2020 की यहाँ पर बारी आई, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर रिजर्व किया इट्स रूलिंग आफ्टर हेयरिंग बोथ द साइड। तो यहाँ पर दिसंबर 2020 की ही यहाँ पर रिजर्व हो चुकी है रूलिंग, ओके। तो फैसला जो है ना, फिर किसी एक डेट को सुनाया जाता है। तो वो यहाँ पर डेट आई मार्च 2021 में, तो जिसमें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो एनसीएलटी का जो ऑर्डर था, ओके, तो उसके खिलाफ जाकर यहाँ पर अलाउ किया कि ऑल प्लेयर्स ऑफ द टाटा ग्रुप, ओके, मतलब कहने का मतलब कि सब कुछ जो भी फैसला आया ना, वो सारा का सारा किसके हक में दे दिया, टाटा ग्रुप के हक में दे दिया। और अभी वर्डिक्ट क्या आया सुप्रीम कोर्ट का, तो उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो की पॉइंट्स है रूलिंग के, तो सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी यहाँ पर लीगल पॉइंट्स थे टाटा के, तो उनके ऊपर यहाँ पर उनके फेवर में बात की, टाटा के फेवर में। और इसके अलावा जो भी एनसीएलटी का जो यहाँ पर ऑर्डर आया था, उसको एक साइड पे रखते हुए जितने भी यहाँ पर डिमांड थी, एज ए जैसे यहाँ पर सारिस मिस्त्री की यहाँ द्वारा डिमांड थी कि उनको दोबारा से जो चेयरमैन है बोला गया, जो उसको रिजेक्ट कर दिया गया, ओके। और इसके अलावा जो जितने भी यहाँ पर शाहपुर जी पलोंजी ग्रुप की जो प्ले दायर की गई थी कि हमें सेपरेशन, मतलब हमें अलग कर दिया जाए हमारे जो ऑनरशिप इंटरेस्ट है टाटा सन्स से, तो ये जो इनकी प्ले डाली थी, इसको डिसमिस ही कर दिया, ओके। तो सुनवाई तो अलग बात है, डिसमिस ही कर दिया, ओके। इसके अलावा जो शाहपुर जी पलोंजी ग्रुप के द्वारा कहा गया था कि हमें यहाँ पर समानाधिकार यहाँ पर ना रिप्रेजेंटेशन दी जाए, जब भी हम टाटा सन्स में जो बोर्ड है, बोर्ड मेंबर की जब मीटिंग में बैठे, जब बोर्ड मेंबर्स की जो जितनी भी गिनती है, तो ये चीज भी जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट कर दी गई, ओके। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, तो जितनी जो जो शेयर होगा उस हिसाब से यहाँ पर जो है रिप्रेजेंटेशन होगी, जो भी बोर्ड मेंबर्स होंगे वहां पर। तो इसका मतलब क्या निकलता है टाटा के लिए, तो यहाँ पर जो अनसर्टेनिटी निकल कर आई थी, जो एनसीएलटी का जो ऑर्डर आया था, तो ये खत्म हो गई टाटा के लिए। और दूसरी ओर अगर हम बात करें साइरस मिस्त्री की ओर, तो यहाँ पर एक सेटबैक पहुंचा है, जितनी भी ज्यादा मेजर डिमांड्स थी इनकी, तो उनको डिसमिस कर दी गई है, रिजेक्ट कर दी गई है। तो अभी टाटा जो है वो फ्यूचर प्लान के ऊपर फोकस कर सकते हैं। और अगर हम साइरस मिस्त्री की बात करें, ओके,
तो वो क्या कर सकते हैं, जो अपने जो शेयर्स है ना टाटा सन्स में, तो उनको यूज करके फर्दर फंड रेज कर सकते हैं, जो फर्दर ये एक्टिविटी करना चाहे तो। ओके, अपनी जो बाकी कंपनी से, अलग अलग कंपनी से, सारी मिस्त्री की, या शाहपुर जी बालाजी ग्रुप की, तो वहां पर। तो अभी जो यहाँ पर डिस्प्यूट है ना, तो ये अभी जब वैल्यूएशन होगी टाटा सन्स के शेयर्स की, तो ये अभी आने वाले समय में नेक्स्ट जो है ना डिस्प्यूट हो सकता है। ओके, और इसके अलावा दोनों के दोनों यहाँ पर जो मिलकर अगर कोई लीगल रूट अपनाते हैं, तो अपना जो ये भी शेयर वाला इश्यूज है ना, तो वो भी उसको भी रिजॉल्व कर सकते हैं। तो अगर वैल्यूएशन की भी बात करें ना, तो जो यहाँ पर शाहपुर जी पालनजी ग्रुप है ना, वो एस्टिमेशन कह रहा है कि मेरी जो वैल्यू निकल कर आती है टाटा सन में, जो मेरा स्टेक है 18.4% का भी, तो उसकी वैल्यूएशन अगर करो तो 1.75 लाख करोड़ बनता है। लेकिन टाटा सन्स की अगर बात करें, तो जो वो एस्टिमेशन दे रही है कि जो वैल्यू निकल कर आ रही है एसपी ग्रुप की, तो वो सिर्फ और सिर्फ 60,000 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पर भी ये डिस्प्यूट जो है ना, इस मामले के तहत यहाँ पर बनेगा आने वाले समय में। और अगर हम पूरे ग्रुप की बात करें, तो ये 113 बिलियन डॉलर का यहाँ पर टाटा ग्रुप है कि अभी ये फोकस करेगा इसको और एक्सपैंड करने के लिए और फंडिंग जुटाने के लिए। किसी और ग्रुप्स के साथ भी जो है यहाँ पर टाइप हो सकता है, या फिर हो सकता है सीधे मार्केट से भी जो है ना पैसा ये उठा सकते हैं। तो ये अभी मिस्ट्री ग्रुप जो है वो चाह रहा है कि हमें अलग कर दो टाटा सन्स के सन्स में से, तो हमें जो है ना जो हमारा हिस्सा बनता है वैल्यूएशन के हिसाब से, वो स्टेक आप हमें वापस कर दो, तो हम जो है अलग रास्ता अपना लेते हैं, आप अपने रास्ते पे चलो। तो चलिए अभी फटाफट से एडिटोरियल डिस्कस करते हैं। तो शुरुआत में बात करें कि सुप्रीम कोर्ट का भी वर्डिक्ट आया टाटा के फेवर में। तो जहां पर उन्होंने क्या किया कि जो नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल था, तो उसकी जो फैसला दिया गया था, जो कि यहाँ पर मिस्त्री के हक में था, उसको यहाँ पर ओवररूल कर दिया, उसको असाइड कर दिया। तो कि जो यहाँ पर जो फैसला था कि वो जो साइरस मिस्त्री है वो टाटा ग्रुप के एज ए चेयरमैन बनेंगे। तो अभी इस फैसले को, जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है, इसको यहाँ पर वेलकम कर रहे हैं ऑथर। तो दो यहाँ पर काउंट के हिसाब से बात की जा रही है। पहली बात तो ये है कि इससे यहाँ पर जो डिसरप्शन पैदा हो रही थी पिछले काफी लंबे समय से, जो यहाँ पर डिस्ट्रक्शन पैदा हो रहा था, मतलब कि बेकार समय व्यर्थ हो रहा था, जो यहाँ पर खराब बातें हैं, डिस्प्यूट्स के यहाँ पर जो टसल चल रहे थे उनके बीच में, तो ये चीज ना अभी ये खत्म हो गई है। ओके, तो अभी अगर बात करें, तो ये कंट्री के, हमारे देश की दो बड़ी कंपनीज के बीच में ऐसा ये काम चल रहा था। ओके, तो एक कंपनी शाहपुर जी पालनजी होगी ग्रुप हो गया, दूसरा टाटा ग्रुप हो गया, तो इन दोनों के बीच में टसल था, तो एक तो ये खत्म हुआ। दूसरी यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अभी जो राइट है ना, जो यहाँ पर सही हक बनता है जो यहाँ पर शेयर होल्डर मेजोरिटी का, तो उनका जो राइट है कि अपॉइंटमेंट करे अपनी, जो यहाँ पर अपनी कंपनी है, जो की मैनेजरल जो पोस्ट है, जो लीडरशिप पोजीशन है वहां पर, तो एक तो वो जो है सही हो गया। तो यहाँ पर टाटा ग्रुप की बात करें तो सारा शेयर तो उन्हीं का है ना टाटा सन्स में। तो अभी उनके पास अपना हक मिल गया कि वो खुद से अपॉइंटमेंट कर सकते हैं जिस बंदे को भी वो अपने की मैनेजर पोजीशंस में लगाना चाहे। तो अभी आगे बात की जा रही है कि अभी डिटेल जजमेंट अभी अवेलेबल नहीं है अभी तक, लेकिन फिर भी ये बात अभी क्लियर नहीं हुई है कि जजमेंट जो है ना, तो अभी आने वाले समय में कुछ और कंडीशंस के ऊपर क्लैरिटी क्या देगी या नहीं देगी। तो यहाँ पर जैसे एक क्वेश्चन उठाया गया, जैसे चार्ज ऑफ ऑपरेशन की बात की गई, मतलब कि जो मिनोरिटी शेयर होल्डर्स है ना, तो उनको सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता। ओके, तो क्या इस मुद्दे के ऊपर भी जो है सुप्रीम कोर्ट अभी अपनी जजमेंट क्लियर करेगा, तो उसके बारे में अभी बात की जा रही है। ओके, तो ये यही एक जो बेस था, आधार था, जिसके आधार के ऊपर जो ना जो एनसीएलएटी का जो ऑर्डर आया था, जो कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल का जो ऑर्डर आया था, तो वो मिस्त्री के फेवर में था। तो उसका यहाँ पर उनमें फेवर में जाने का यहाँ पर रीजन यही था। तो यहाँ पर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की बात की जा रही थी कि उनका भी बचाव करके चलना है, तो उन्हीं के बचाव करते हुए यहाँ पर मिस्त्री के फेवर में ऑर्डर दिया गया था, वर्डिक्ट दिया गया था एनसीएलएटी के द्वारा। तो अभी बात कर रहे हैं जो शाहपुर जी पालनजी ग्रुप है। ओके, तो अभी स्टे इन्वेस्टर, मतलब अभी इनका पैसा अभी लगा रहेगा टाटा में। ओके, तो अभी ये अगर एग्जिट करना चाहे तो ये तभी कर पाएंगे जब आपस में म्यूचुअली ये सहमत होंगे, तो टाटा वाले और यहाँ पर शाहपुर जी पालनजी ग्रुप वाले। ओके, तो जो भी इन टर्म्स की, इनका आपस में जो इनकी टर्म्स होगी, अगर वो आपस में सहमत होंगे, तभी जो है एग्जिट हो पाएगा शाहपुर जी पालनजी ग्रुप का। और इसके अलावा कोर्ट ने सीधे सीधे यहाँ पर परहेज किया है कि यहाँ पर वो किस हिसाब से यहाँ पर शेयर्स की वैल्यू हो, तो इस मामले में कोर्ट नहीं पड़ रहा है। ओके, क्योंकि अभी हमने बात की कि एक ग्रुप कह रहा है कि हमारा जो वैल्यूएशन 1.75 लाख करोड़ के आसपास का है, जो शाहपुंजी परमजी ग्रुप है, तो वो कह रहा है कि हमारा वैल्यूएशन 1.75 लाख करोड़ का है। लेकिन टाटा सन्स वाले कह रहे हैं कि नहीं, इनका जो स्टेक है ना, उसकी वैल्यूएशन सिर्फ 60,000 करोड़ की बनती है। तो अभी इस मुद्दे में कोर्ट नहीं घुसा है, कोर्ट नहीं यहाँ पर आया, परहेज किया है। तो इसी के चलते यहाँ पर ऑथर बात करें तो सही काम है, सही काम किया गया कोर्ट के द्वारा, क्योंकि अभी इसके वैल्यू के बारे में क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है, जिसका कि एस्टिमेट रेंज अभी 80,000 करोड़ लगाया जा रहा है। तो हो सकता है इससे काफी सारा डबल भी हो, ओके, तो इससे ज्यादा हो। ओके, तो ये अभी इस मुद्दे के ऊपर अभी भी चर्चा होनी बाकी है कि एक्चुअल में वैल्यूएशन कितनी निकल कर आएगी। और अगर इस अवसर की हम बात करें,
तो इकोनॉमी जो हमारी इकोनॉमी की हालत है ना, तो अभी बहुत उग्र तरीके से हमें यहाँ पर जरूरत है बड़ी से बड़ी इन्वेस्टमेंट की, ताकि जो कि ग्रोथ को रिवाइव कर सके अलग अलग सेक्टर्स में। और बड़े अमाउंट जो है हमें चाहिए, ताकि जो कि आने वाले समय में नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, हम उनको डेवलप कर सके, नई मशीनरी जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल कर सके, प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा सके। और हमें यहाँ पर आपस में भिड़ना नहीं है कॉर्पोरेट ऑनरशिप के लिए। ओके, तो ये बात यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो ये जो मौका जो समय है ना, तो समय हमें यहाँ पर ये बातें इंडिकेशन कर रहा है कि आपस में भिड़ना नहीं है। ओनरशिप राइट के लिए हमें आगे बढ़ना है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस करना है। और इसी के चलते जो आगे बात की जा रही है, जो पलोंजी ग्रुप है ना, तो अभी उनको लिक्विडिटी चाहिए, पैसा चाहिए बड़े पैमाने पर। तो वो अभी चाह रहे हैं कि जो टाटा में उनका स्टेक है ना, जो 18.4% का स्टेक है, तो उसका उसको यूज करके वो फंड रेज कर सके। ओके, ताकि जो कि जो डेट है बाकी कंपनीज के, तो उनको वो खत्म कर सके या कम कर सके। ओके, तो इसी के चलते ये ऐसा मूव है जिसके ऊपर कि टाटा जो है ना, वो ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। तो वो भी ये नहीं चाह रहे हैं कि जो मिस्त्रीज है ना, तो वो अभी जो उनका टाटा में स्टेक है उसको ट्रांसफर करे अपनी ओर। ओके, तो ये सहमत नहीं है टाटा ग्रुप वाले। तो यहाँ पर ऑथर बात करें कि अभी जो इस सिनेरियो में सेंस यही बनता है कि जो टाटा है, जो मिस्त्रीज है ना, तो अभी वो अपना झगड़ा खत्म करे और यहाँ पर इकट्ठे मिलके कोई सोल्यूशन निकाले और दोनों को यहाँ पर बेनिफिट हो। ज्यादा इसको और लंबा मत खींचे। ओके, तो ज्यादा लंबा खींचेंगे तो यहाँ पर टसल बढ़ता जाएगा, अनसर्टिनिटी बढ़ता जाएगा। तो शेयर होल्डर्स के ऊपर भी, जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके ऊपर भी फर्क पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है इन बातों का। तो टाटा जो है ना, अभी वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो उदारता दिखा सकते हैं। ओके, तो अभी अभी उन्हीं की जीत हुई है, तो उसमें भी उदारता दिखाते हुए तो उनका जो हिस्सा बनता है ना, वो उनको देके उनको एक साइड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर झगड़ा खत्म हो सकता है। तो अभी आने वाले समय में और समय को हम यहाँ पर व्यर्थ नष्ट नहीं कर सकते। तो जो हमारी कॉर्पोरेट एनर्जीज है उनको यहाँ पर नष्ट नहीं कर सकते बिना मतलब। तो कॉर्पोरेट एनर्जीज को, ऊर्जा को आगे जो है ना हमें बढ़ाते रहना। तो यहाँ पर ये अवॉइडेबल कन्फ्लिक्ट है, ये ऐसा झगड़ा है कि जिसको अवॉइड किया जा सकता है, इसको अवॉइड करो। ओके, तो ये सिनेरियो जो है पूरा पेश किया गया है ऑथर की तरफ से, जो अभी अ, युद्ध चल रहा है टाटा टाटा और मिस्त्रीज के बीच में। तो आई होप आपको पूरा का पूरा फंडा क्लियर हो गया, शुरू से लेके 2012 से लेके अब तक का जो रूलिंग था, क्या मामला चला। ओके, तो चलिए अभी थोड़ा सा देखते हैं कि जो नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल है, ओके, तो इसको कब बनाया गया। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया, याद रखिएगा, अंडर अंडर सेक्शन 410 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ओके, तो यहाँ पर ट्रिब्यूनल में क्या है कि अगर कोई भी अ, अर्जी आपकी खारिज होगी ना, जो कि आपने दायर की थी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में, तो वहां अगर वहां से आपकी रिजेक्शन हुई है, तो फिर जाकर जो है आप नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपनी अर्जी दाखिल कर सकते हो। कि जैसे यहाँ पर साइरस मिस्त्री वालों ने किया था। और अभी अगर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की बात करें, तो वो क्या है, तो वो भी एक तरह की क्वाजी जुडिशियल बॉडी। क्वाजी जुडिशियल बॉडी मतलब कि इसके पास थोड़ी बहुत जुडिशियल ताकतें हैं। और जैसे यहाँ पर जुडिशरी के पास फुल फ्लेज ताकतें होती है कि उन्होंने फैसला देना है, तो इनके पास भी यहाँ पर जो है ताकतें होती हैं, जिससे कि यहाँ पर जो भी इंडियन कंपनीज के रिलेटेड इश्यूज होते हैं ना, उनके उनके रिगार्डिंग ये फैसला देती है। तो इसको भी कंपनीज एक्ट 2013 के तहत ही बनाया गया था। तो ये भी शुरुआत इसकी हुई थी 1 जून 2016 को। और अगर हम एनसीएलएटी की बात करें, तो वो भी 1 जून 2016 को ही इसकी शुरुआत हुई थी। तो जिस कमेटी ने इसकी रिकमेंडेशन की थी, उसका नाम याद रखें, इंपॉर्टेंट है, उसका नाम था वी बालाकृष्ण एराडी कमेटी। ओके, तो यहाँ पर ये इन्होंने इस चीज की यहाँ पर प्रावधान क्यों दिया था, तो अभी जिन कंपनीज में इंसॉल्वेंसी को लेकर यहाँ पर प्रॉब्लम रहती है ना, तो मतलब पैसा कोई पैसा कहाँ चल गया, जब डिस्प्यूट हो गया किसी दो कंपनीज में, जैसे अभी टाटा और मिस्त्रीज में देखने को मिल रहा, तो उसका यहाँ पर सोल्यूशन निकाला जाए, जिसके तहत ये एनसीएलटी बनाया गया और एनसीएलएटी बनाया गया, कंपनी एक्ट 2013 के तहत। तो चलिए अभी बात करते हैं एडिटोरियल नंबर 2 की, मार्क टाइम ऑन इक्वलाइजेशन लेवाई। तो अभी इक्वलाइजेशन लेवाई के ऊपर अभी बात करने जा रहे हैं। तो ये क्या होता है, इसको पहले अच्छे से समझते हैं और फिर बाद में अच्छे से एडिटोरियल डिस्कस करते हैं। तो क्या होता है इक्वलाइजेशन लेवाई, तो यहाँ पर ये एक तरीके का डायरेक्ट टैक्स होता है, बिल्कुल जैसे इनकम टैक्स लगता है ना। तो इनकम टैक्स क्या होता है, वो भी एक तरीके का डायरेक्ट टैक्स होता है कि जो भी आपकी सैलरी आती है उसमें से इनकम टैक्स कट हो जाता है। ओके, तो वो डायरेक्टली चला जाता है गवर्नमेंट के खाते में। ओके, बाद में जो इनकम बचती है वो बचती है डिस्पोजेबल इनकम, जो कि आपकी सेविंग्स होती है। लेकिन यहाँ पर ये इक्वलाइजेशन लेवाई जो है ना, ये भी एक तरीके का डायरेक्ट टैक्स, लेकिन ये लगता कहाँ पर, ये यहाँ पर मुद्दा समझने वाला है। तो ये वो वाली पेमेंट होती है जब यहाँ पर थोड़ा बचा हुआ हिस्सा होता है, जो भी पेमेंट किसी एक बंदे के द्वारा जो है ना, जिसने सेवा लेनी है कोई, ओके, तो वहां पर उसके द्वारा पेमेंट की जा रही है किसी दूसरे बंदे को। ओके, तो जिसने सेवा लेनी है ना, तो अब थोड़ा सा वो जो पैसा ना वो रखेगा, विद हेल्ड करेगा। तो यहाँ पर दो कंडीशन है जिसके तहत यहाँ पर जो है इक्वलाइजेशन लेवाई लगेगा। तो पहली कंडीशन तो वो है कि अब यहाँ पर जो पेमेंट की जा रही है वो यहाँ पर नॉन रेजिडेंट सर्विस प्रोवाइडर, कहने का मतलब कि वो भारतीय नहीं है, जो भी किसी तरीके की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। खासतौर पर अगर हम ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की बात करें, तो गूगल में भी बहुत बड़े पैमाने पर एडवर्टीजमेंट लगती है, फेसबुक पर भी लगती है। ओके, तो और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म जहां पर लगती है कि जो ज्यादातर भारतीय नहीं है,
ओके, तो ये नॉन रेजिडेंट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। तो अभी अगर हम फेसबुक की एग्जांपल ले लें तो ये सबसे सेट बैठेगी। तो उनको किसी तरह की पेमेंट यहाँ पर जो है ना की जा रही है किसी इंडियन के द्वारा। तो यहाँ पर जितनी भी पेमेंट होगी उसमें से थोड़ा 6% के आसपास जो है ना वो इक्वलाइजेशन लेवी के तौर पर पैसा अपने पास रखेगा, वही पैसा भारतीय सरकार के पास जाएगा। तो इसके बाद इसके अलावा दूसरी कंडीशन भी है यहाँ पर जब ये लगेगा इक्वलाइजेशन लेवी। दूसरी कंडीशन ये है कि यहाँ पर जो भी पैसा पेमेंट करनी है ना तो सालाना एक साल के हिसाब से जो है ना 1 लाख से ज्यादा यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ओके, तो रुपीस 1 लाख से ज्यादा जो है ना एक फाइनेंशियल ईयर में, इससे ज्यादा पेमेंट जो है अगर होती है, इससे ज्यादा अगर पेमेंट होती है फिर जाकर जो है यहाँ पर इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा। अगर इससे कम रहती है ना तो फिर इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा। तो ये भी एक कंडीशन है, ध्यान रखें। तो जो जो सर्विसेज मिलती हैं इक्वलाइजेशन लेवी के अंतर्गत, तो वो है पहली बात तो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट होगी, और इसके अलावा कोई भी प्रोविजन हो डिजिटल एडवर्टाइजिंग स्पेस की, या फिर कोई भी अदर फैसिलिटी हो कि यहाँ पर जो सर्विस प्रोवाइड की जाए जिसका कि पर्पस यहाँ पर ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट का ही हो, और इसके अलावा कोई भी और सर्विस जो कि नोटिफाई की जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस बिहाफ के ऊपर। ओके, तो अभी देखो, जब भी हम ऑनलाइन सर्विस के एडवर्टीजमेंट सर्विस की बात करें तो यहाँ इसके लिए जो इक्वलाइजेशन लेवी की यहाँ पर जो परसेंटेज रखी गई ना भारत सरकार की तरफ, वो 6% है। और इसके तहत भारत सरकार ने काफी रेवेन्यू भी जुटाया है इक्वलाइजेशन लेवी लगाकर। लेकिन अभी जो ये मुद्दा न्यूज में है ना, तो वो अभी ये 2% के हिसाब से यहाँ पर न्यूज है कि 2% इक्वलाइजेशन लेवी भारत सरकार लगाएगी, लेकिन किनके ऊपर? जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर। तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, तो ये भी नॉन रेजिडेंट सर्विस प्रोवाइडर ही है, ये भी भारत के नहीं है। तो फ्लिपकार्ट भी जो है ना, इसको भी वॉलमार्ट बैक करता है जो कि यूएस की कंपनी है, और अमेजोन जो है वो फुल फ्लेज यूएस की कंपनी है। ओके, तो इस तरीके से अब इनके ऊपर टारगेट करने जा रही है भारत सरकार। तो इनके ऊपर 2% जो है ना इक्वलाइजेशन लेवी लगाएगी, जिसके तहत पूरा आर्टिकल आया है। तो आर्टिकल के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो पहले एक एग्जांपल समझ लो। जैसे यहाँ पर मिस्टर ए की बात कर रहे हैं कि वो कोई सर्विस लेना चाह रहे हैं फेसबुक से, अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाह रहे हैं। तो वो अभी 2 लाख रुपए की पेमेंट कर रहे हैं फेसबुक को कि मेरा जो यहाँ पर प्लेटफॉर्म है, जो मेरा फेसबुक पेज है ना, उसको आप प्रमोट करो, उसको एडवर्टाइज कर दो। 2 लाख रुपए की यहाँ पर पेमेंट कर रहा है जो इंडियन है, ओके, उसको फेसबुक को। तो अभी जो प्रोविजन निकल कर आती है सेक्शन 165, ओके, तो जहां पर जो इक्वलाइजेशन लेवी है, तो उसके तहत यहाँ पर 6% इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा। ओके, तो यहाँ पर 6% हिस्सा जो है ना वो रख लेगा, डिडक्ट करके अलग से रखा लग लिया जाएगा मिस्टर ए के द्वारा, जो भी 2 लाख के हिसाब से बनेगा। तो ये 12,000 रुपया बनता है। तो यही 12,000 जो है ना सरकार के खाते में जाएगा। तो अभी जो पैसा फेसबुक को मिलेगा ना अपनी पेमेंट करने के लिए, जो यहाँ पर बिजनेस प्रमोशन करने के लिए, तो वो 1,88,000 रुपए ही मिलेंगे। ओके, तो इतनी ही पेमेंट जो है फेसबुक रिसीव करेगा, 12,000 रुपया जो है सरकार के पास चला जाएगा। तो इस तरीके से इक्वलाइजेशन लेवी लगता है। ओके, तो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिए। तो अभी ऑथर क्या बात करें, तो ऑथर कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट का भी मूव है ना, कि जो स्कोप है इक्वलाइजेशन लेवी का उसको अभी एक्सपैंड करने जा रही है, तो इसको यहाँ पर अविवेकी बोला गया है, इसको यहाँ पर मूर्खाना हरकत बोली गई। तो ये सही नहीं है। ओके, तो अभी एक ग्लोबल कंसेंसस जो ना आम सहमति जो है अभी बनने जा रही है टैक्सिंग के ऊपर, किस तरीके से जो हम टैक्स करेंगे जो ग्रोइंग डिजिटल इकोनॉमीज है, खासतौर पे जो ग्रोइंग डिजिटल ग्रुप्स हैं, कंपनीज हैं, उनको हम कैसे टैक्स करेंगे। तो अभी आम सहमति बनने जा रही है। तो यहाँ पर ज्यादातर जितनी भी कंपनीज यहाँ पर वर्क करती, तो उनकी कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। ओके, फिर भी जो है अपनी वो रेवेन्यू जनरेट कर रही है, प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो अभी जो है इनको इनकी आम सहमति बन सकती है जब देखो यूएस में एक नई एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सत्ता में आ चुकी है। तो किसकी एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है? जॉय बाइडेन की। जॉय बाइडेन अभी जो है राष्ट्रपति हैं अमेरिका के। तो अभी जो है ना इस सब्जेक्ट के ऊपर जो है फोकस किया जा सकता है, पूरी कंट्रीज मिलकर जो है ना यहाँ पर सहमति बना सकती है कि किस तरीके से जो ग्रोइंग डिजिटल इकोनॉमीज है, जो डिजिटल कंपनीज है, उनके ऊपर टैक्स लगाया जाए। क्योंकि इन कंपनीज के ऊपर अक्सर आरोप रहता है कि ये अपना टैक्स ना चोरी करके शिफ्ट कर लेती किसी दूसरी देश में। मतलब कि जितना टैक्स इनका बनता होता है ना, कि जैसे इंडिया में गूगल रह रहा है, तो गूगल ने जितना टैक्स पे करना है उस टैक्स को कम पे करे, या फिर टैक्स पे करने से बचने के लिए अपना प्रॉफिट ही जो ना उसको शिफ्ट कर लेती है किसी और देश में। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर इनका जो है ना पूरा का पूरा सिनेरियो बन जाता है। तो पूरे देश जो है ना, जितने भी कंट्रीज हैं जहां जहां पर ये बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जो है सर्विस देते हैं अपनी, तो वहां पर उनको ये प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी आम सहमति बनने जा रही है, बहुत जल्दी ही जो इस सब्जेक्ट के ऊपर फोकस होगा। तो तब तक यहाँ पर ऑथर की तरफ से बात की जा रही है कि तब तक इंडिया को ना जो अभी हमारा सिस्टम चल रहा है, जिस तरीके से चल रहा है, उसी को कायम रखे। और यहाँ पर जो जितना यहाँ पर लेवाए ऑलरेडी लग रहा है ना जिस भी कैटेगरी में, उसको वैसे रखा रहे। तो एडिशनल अभी और कोई यहाँ पर लेवाए मत लेकर आओ। तो जो अगर अगर कोई ग्लोबल एग्रीमेंट होता है आने वाले समय में, तो उससे इंडिया को बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हो सकता है कि जरूरत ही ना पड़े इक्वलाइजेशन लेवाई की, जो कि यहाँ पर हम चार्ज करते हैं, खासतौर पे जो ऑनलाइन एड पेमेंट्स उनके ऊपर, जो जो भी फॉरेन एंटाइटीज, जो फॉरेन कंपनीज है उनके ऊपर। ओके,
तो अभी हो सकता है कि अब तो आने वाले समय में इससे मुक्ति कर दिया जाए, इसकी जरूरत ही ना पड़े। एंड ऑन नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर्स विदाउट ए परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, तो यहाँ पर जो नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं, तो उनके ऊपर भी आने वाले समय में शायद जरूरत ही ना पड़े कि उनको जो है इक्वलाइजेशन लेवाई उनके ऊपर लगाया जाए। तो जैसे ई कॉमर्स ऑपरेटर्स की मैंने हाल ही एग्जांपल ली थी, हाल ही में अमेजोन और फ्लिपकार्ट हो गए, तो इसके ऊपर अभी 2% का इक्वलाइजेशन लेवाई की यहाँ पर संभावना है। तो गवर्नमेंट जो है ना अभी व्यापी प्रभाव से यहाँ पर कोशिश कर रही है, तो अभी उन्होंने लॉ को अमेंड किया है, तो जो कि जो कुछ एक्टिविटीज है वो कवर की जाए अंडर ई कॉमर्स सप्लाई और सर्विस। ओके, तो जिसके तहत भारत सरकार चाह रही है कि 2% इक्वलाइजेशन लेवल जो है वो अट्रैक्ट किया जाए, वो पैसा सरकार के खजाने में है। तो सरकार देखो, हर तरह से सरकार ये भी चाह रही है कि मेरे पास अच्छा खासा टैक्स भी आ जाए। ओके, तो टैक्स भी आए और इस तरीके से आए कि खास तौर पे इंडियंस का फायदा हो उसमें। और तो ये भी पूरा मतलब नपे तुले यहाँ पर ना हिसाब से यहाँ पर गवर्नमेंट जो है काम कर रही है। तो इसी के चलते यहाँ पर जो ये टैक्स लगेगा 2% इक्वलाइजेशन लेवल, तो इनमें कौन कौन सी कैटेगरीज इसमें रखी जाएंगी। तो सबसे पहली बात यहाँ पर करेंगे एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर फॉर सेल। ओके, तो अगर किसी भी यहाँ पर सेल के रिगार्डिंग कोई ऑफर है, अगर उसकी एक्सेप्टेंस हो जाती है, तो उसके उसके तहत यहाँ पर जो है इक्वलाइजेशन लेवल लगेगा। दूसरा यहाँ पर प्लेसिंग ऑफ ए परचेज ऑर्डर, अगर कोई चीज आप ऑर्डर कर देते हो, ठीक है, फिर लगेगा एक्सेप्टेंस ऑफ परचेज ऑर्डर एंड सप्लाई ऑफ गुड्स। ओके, तो सप्लाई ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज पार्टली और होली, तो अगर सप्लाई होती है उन गुड्स की किसी दूसरी जगह पर, तो ऐसी कोई एक्टिविटी होती तो तब भी जो है इक्वलाइजेशन लेवल लग सकता है। तो ये अलग अलग कंडीशंस रखी गई हैं। ओके, चाहे प्लेसिंग ऑफ परचेज ऑर्डर हो, चाहे एक्सेप्टेंस ऑफ परचेज ऑर्डर हो, चाहे सप्लाई ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस पार्टली और होली हो। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात मतलब यही निकल रहा है कि जो फिजिकल सप्लाई है गुड्स एंड सर्विसेज, तो उससे यहाँ पर ना सरकार चाह रही है कि अब लेवाई जो है ना इक्वलाइजेशन लेवाई वो अट्रैक्ट किया जाए। ओके, तो यहाँ पर जो इफ एनी ऑफ दीज एक्टिविटीज हैज टेकन प्लेस ऑनलाइन, तो इनमें से अगर कोई भी एक्टिविटी ऑनलाइन होती है तो तभी जो है इक्वलाइजेशन लेवाई लगेगा। तो ये भी कंडीशन है। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो है इक्वलाइजेशन लेवाई लगाने का, जो खासतौर पे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर। और आगे यहाँ पर बात करें रॉयल्टी पेमेंट्स की, तो रॉयल्टी क्या चीज होती है। रॉयल्टी का मतलब होता है, जैसे देखो, आपने कोई भी यहाँ पर कोई एसेट यूज करके कोई रेवेन्यू जनरेट किया, कोई ग्रॉस रेवेन्यू आपका बना, तो उस ग्रॉस रेवेन्यू में से तो यहाँ पर उसमें से कुछ परसेंटेज हिस्सा है ना जो आप किसी दूसरे को दे रहे हो एज अ रॉयल्टी। जैसे मैं अगर एग्जांपल लूँ, सरकार गवर्नमेंट की एग्जांपल लूँ, तो गवर्नमेंट देखो, जैसे सपोज करो सैंड माइनिंग का कोई ठेका निकला, तो सैंड माइनिंग जहाँ पर जो बालू होता है उसकी जो माइनिंग होती है, तो किसी किसी का एसेट है, किसने क्रशर वगैरह लगाया अपना वहां पर, तो माइनिंग कर रहा है और उसमें से रॉयल्टी देगा सरकार को। ओके, तो रॉयल्टी कितनी जाएगी, जितना भी उसने जो है ना रेवेन्यू जनरेट किया होगा टोटल उस बालू को बेचकर। ओके, उस क्रशर से जितनी भी इनकम उसकी जनरेट हुई होगी, तो उसमें से कुछ परसेंट वो रॉयल्टी देगा सरकार को। तो यहाँ पर इसको आप एक फीस भी कह सकते हो, एक फीस जा रही है सरकार के पास। ओके, तो इससे सरकार को क्या हो रहा है, सरकार को मुनाफा हो रहा है, सरकार को भी जो है ना कहीं तरीके से रेवेन्यू निकल कर आ रहा है। ओके, तो इसी तरीके से जो रॉयल्टी पेमेंट है फॉर सॉफ्टवेयर ट्रांजेक्शन, ओके, सॉफ्टवेयर ट्रांजेक्शन के जो भी आप एप्स वगैरह यूज कर रहे हो, तो उसके तहत जो भी आप पेमेंट्स करते हो, तो उसके तहत अगर कोई यहाँ पर पैसा यहाँ पर सरकार को देना है। ओके, तो इसके अलावा जो फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज है, जो यहाँ पर फीस जो आप सरकार को देनी है, जो भी आप टेक्निकल सर्विसेज, ओके, सरकार का यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करके हुए आपने सर्विस प्रदान की है किसी को, तो यहाँ पर इन कंडीशंस के ऊपर जो है ना कोई भी किसी तरीके का लेवाइड नहीं लगेगा। ओके, तो क्यों नहीं लगेगा, इसका भी रीजन यहाँ पर ऑथर बात करें कि ये लॉजिकल है, क्योंकि ये जो इतना इस तरह की जो पेमेंट्स है ना, तो ऑलरेडी यहाँ पर जो इनकम टैक्स एक्ट है हमारा, उनके तहत यहाँ पर टैक्स लगता है इनके ऊपर। ओके, तो अभी इनके ऊपर अलग से इक्वलाइजेशन लेवल लगाएंगे तो वो बात नहीं बनती है, वो मुद्दा पूरा गलत हो जाता है। तो यहाँ पर जो अभी अमेंडमेंट्स की गई हैं, तो यहाँ पर हम उसको कह सकते हैं कि होली अवॉइडेबल है, तो उनको अवॉइड किया जा सकता है, मतलब कि सही तरीके से हम आगे बढ़े। और इक्वलाइजेशन अगर लेवल लगाना भी है तो सही तरीके से लगाएं, ऐसा नहीं टैक्स ऑन टैक्स ना कर दें कि जहाँ पर पहले टैक्स लगे उसके बाद दोबारा से टैक्स कर दें। तो इससे क्या होता है, कंपटीशन जो है ना उसमें यहाँ पर प्रगति में गिरावट आ जाती है, और जो इन्वेस्टमेंट है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, उसमें भी कमी जो है वो देखने को मिल सकती है। और आगे बात करेंगे जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट है, तो अभी उन्होंने हाल ही में एक नया फ्रेमवर्क ना उसको यहाँ पर तैयार किया कि किस तरीके से जो डिजिटल इकोनॉमी से जो डिजिटल कंपनीज है बड़ी बड़ी, इनको यहाँ पर टैक्स किया जाए। ओके, तो किस तरीके से इनको टैक्स करना है, क्योंकि यहाँ पर बात करें कि बहुत बड़े पैमाने पर जो ना अभी एस्टिमेशन है कि $100 बिलियन एक साल का यहाँ पर एडिशनल यहाँ पर कॉर्पोरेट प्रॉफिट है, कि जो यहाँ पर अवेलेबल है टैक्सेशन के लिए। ओके, खास तौर पे अगर यूरोपियन रीजन की बात करें और इंडिया रीजन की बात करें, तो ये बहुत बड़ी मार्केट्स हैं गूगल और फेसबुक के लिए। ओके, तो यहाँ पर भारत के सामने भी और यूरोपियन यहाँ पर कंट्रीज के सामने भी, देशों के सामने भी $100 बिलियन एक साल के अंतर्गत जो यहाँ पर इतनी बड़ी अमाउंट रेडी है जिसके ऊपर आप टैक्स कर सकते हो। तो उसके तहत ही ओईसीडी के द्वारा जो है एक नया फ्रेमवर्क जो है बनाया गया है। तो अभी जो भारत जो है ना वो भी एक एक्टिव पार्टिसिपेंट है, किसका, जो एक हाल ही में ग्लोबल वेंचर बना जिसका नाम है बेस एरोजन
प्रॉफिट शिफ्टिंग। ओके, तो जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बीईपीएस भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज ना, तो इस तरीके से क्या करती हैं, अपने प्रॉफिट को शिफ्ट कर लेती हैं किसी दूसरी जगह पर। ओके, जहां पर जो है कम टैक्स लग रहा है, तो अपना पैसा बचाती है ज्यादा से ज्यादा। तो अभी इन्हीं जो यहाँ पर ऐसी हरकतें की जाती है ना मल्टीनेशनल्स के द्वारा, इन्हीं को खत्म करना है। तो इसी के चलते यहाँ पर जो है ना ग्लोबल कंसेंसस, आम सहमति, पूरे संसार की आपस में सहमति बनने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो जिससे कि आने वाले समय में काफी बड़े पैमाने पर जो है ना फोकस कर सकते हैं कि लार्जर जो है ना शेयर जो है वो जो है हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, अगर ये ऐसा जो है ग्लोबल सेंसस जो है वो होता है जल्दी से जल्दी। तो यही यहाँ पर बात करें, अगर बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग ये होती क्या है, तो यहाँ पर सिंपल बात है कि यहाँ पर कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटजीज होती है कि जो कॉर्पोरेट्स होते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, वो इस तरीके से प्लान करती हैं अपनी टैक्स को कि ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है ना वो बचाया जाए, मतलब टैक्स के रूप में हम यहाँ पर पैसा जो है सरकारों को कम से कम दे। ये कहीं पर भी चाहे ऑपरेट कर रही है, चाहे यूरोपियन मार्केट में ऑपरेट कर रही है, चाहे अमेरिका में कर रही है, चाहे इंडिया में कर रही है। ओके, तो यहाँ पर ये मल्टीनेशनल्स के द्वारा ये ऐसे जो ना शिफ्ट, ऐसे जो हथकंडे जो वो अपनाए जाते हैं, जिसमें यहाँ पर वो शिफ्ट करती है अपने प्रॉफिट को एक हायर टैक्स जुरिडिक्शन टू लोअर टैक्स जुरिडिक्शन। ओके, तो यहाँ पर इसी इसी मुद्दे को, जब यहाँ पर किसी कंट्री में ज्यादा टैक्स लग रहा है, तो वहां पर प्रॉफिट को शिफ्ट कर देती है किसी और कंट्री में। तो वहां पर कम लग रहा है तो पैसे बच के, तो इसी चीज को यहाँ पर बोल रहे हैं कि एरोड हो रहा है। ओके, जो टैक्स बेस ना उसको यहाँ पर किसी ना किसी तरीके से खत्म किया जा रहा है। ओके, तो इस तरीके से ओईसीडी जो डिफाइन करता है बीईपीएस को, तो ये कहता है कि इस तरह की स्ट्रेटजीज होती हैं एक्सप्लोइटिंग गैप्स एंड मिसमैचेस इन टैक्स रूल्स। ओके, तो ये जो हमें हमारे यहाँ पर जो किसी भी देश में जो गैप्स निकल कर आ रहे हैं ना, यहाँ पर जो मिसमैचेस निकल कर आ रहे हैं टैक्स रूल्स को, तो उनको भी हमने सही करना है। ओके, चाहे भारत की बात हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज की बात हो। तो 2017 की यहाँ पर एस्टिमेशन दी जा रही है ओईसीडी के द्वारा, तो उसने कहा कि इन्हीं बीईपीएस को टूल्स को यूज करके ना जितने भी मल्टीनेशनल्स हैं, तो उन्हें यहाँ पर अभी 100 से लेके 240 बिलियन यूएस डॉलर एक साल के हिसाब से जो है वो बचा लिया है अपना। ओके, तो इसके ऊपर उन्होंने टैक्स ही नहीं लगने दिया। इस तरीके से अपना इतना प्रॉफिट जो है जिसको शिफ्ट कर दिया किसी यहाँ पर लोअर टैक्स जुरिडिक्शन वाली कंट्री में। तो यहाँ पर मुझे एग्जांपल दें, कोई 3 एग्जांपल दे कुछ ऐसी कंट्रीज की जहां पर जो टैक्स है ना, जिनको हम टैक्स हेवन कंट्रीज बोलते हैं, मतलब जहां पर टैक्स बहुत कम लगता है या फिर थोड़ा बहुत लगता है। ओके, या फिर लगता ही नहीं है। तो ऐसी कंट्रीज की एग्जांपल दे, कोई 3 या 4 कंट्रीज की एग्जांपल कमेंट बॉक्स में दे। और इसके अलावा अगर हम ओईसीडी की बात करें, तो ये एक तरह की इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके की कुल 37 मेंबर्स हैं, जिसको कि 1961 में बनाया गया था टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड वर्ल्ड ट्रेड। जो इसका हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है, फ्रांस में। तो इसको फाउंड किया था 30 सितंबर 1961 को। जो अभी जो उसके सेक्रेटरी जनरल है वो है जोस एंजल गोरिया। तो ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें। तो चलिए अभी एडिटोरियल नंबर 3 डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हेल्थी बजटिंग फॉर हेल्थ केयर। तो बजटिंग मतलब कि इस तरीके से करो कि हेल्थ केयर में अच्छा खासा मुनाफा हो। तो जो यहाँ पर बातें समझी जाती हैं आमतौर पर कि ज्यादा से ज्यादा हम खर्चा अगर करेंगे, हेल्थ केयर बजट बढ़ा लेंगे, तो उससे बढ़िया जो है ना हेल्थ आउटकम्स निकल कर आ रहे हैं। तो उसके बारे में भी यहाँ पर इस आर्टिकल में चर्चा की गई है कि क्या उसका कोई कुछ इम्पैक्ट रहता है अगर हम यहाँ पर बजट का नंबर बढ़ा देते हैं, पैसा का यहाँ पर जो है अमाउंट बढ़ा देते हैं। तो इसी के चलते यहाँ पर ऑथर के द्वारा बात की जा रही है कि यहाँ पर हमेशा किसी भी स्टोरी की यहाँ पर दो साइड्स होती है। तो पहली, अगर हम इसको अगर इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर बात करें, तो वो यहाँ पर ये निकल कर आता है कि वो सही शेप में नहीं है जिस तरीके से यहाँ पर होना चाहिए। और यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर कमी है। अगर हम बात करें हॉस्पिटल बेड्स की, डॉक्टर्स की, जो पैरामेडिकल स्टाफ होता है उसकी, ता जो कि वो कोई भी अगर हेल्थ इमरजेंसी बढ़ जाए, तो उसमें जैसे कोविड-19 की हेल्थ इमरजेंसी आ गई, तो उसके तहत उसके निपटने के लिए यहाँ पर सामने रहे। तो इसकी कमी है भारत में, अगर भारत का हेल्थ केयर सिस्टम को हम अच्छे तरीके से समझे तो। और दूसरी ओर यहाँ पर ये भी बात की जा रही है कि अगर कुछ यहाँ पर स्टडीज से ये भी चीजें निकल कर आई हैं कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा स्पेंड कर देते हैं ना हेल्थ के ऊपर, अगर हमारा भारत सरकार हेल्थ बजट को बढ़ा भी देती है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि सही मायने में जो है ना हमें अच्छे जो है डिजायर्ड हेल्थ आउटकम जो है निकल कर आएंगे और अच्छे खासे पैमाने पर जो है हमारी जो यहाँ पर लोग हैं उनका फायदा हो जाएगा। तो ये भी जो है रिपोर्ट निकल कर आ रही है। दूसरी तौर, एक एग्जाम्पल के तौर पर ये इस बात को समझा रहे हैं, जैसे यूएस की बात करें, तो जो यूएस गवर्नमेंट है, तो उसने ऑलमोस्ट ना डबल स्पेंड किया है अपने यहाँ पर जो हेल्थ केयर बजट है उसमें। तो अगर इसको कंपेयर करें जो 11 वेल्दियर नेशन है, तो यहाँ पर और जो यहाँ पर 11 जिनके पास काफी धन है, तो अगर उन मुल्कों के साथ इसका कंपैरिजन करें, तो डबल स्पेंड किया है यूएस गवर्नमेंट ने अपने देश में हेल्थ केयर बजट में, जहाँ तहाँ जो कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड हो। तो यहाँ पर जितनी बड़ी यहाँ पर अमाउंट जो है स्पेंड की गई है यूएस के द्वारा, तो इसमें जितने बड़े पैमाने पर जो खर्चा निकला है ना, तो वो कहाँ पर से निकला। जैसे यहाँ पर जो लेबर का कॉस्ट आया, ठीक है, या फिर जो फार्मास्यूटिकल्स का जो कॉस्ट आया, दवाइयों वगैरह का जो खर्चा आया, या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आया, ओके, तो ज्यादातर खर्चा इसी में से निकल गया। तो इसी में से ज्यादा पैसे चले गए, तो यहाँ पर स्पेंड किया था यूएस गवर्नमेंट के द्वारा। और यहाँ पर कोई
बढ़िया जो है ना बेटर हेल्थ आउटकम्स निकल कर नहीं आई, ओके, जिससे कि मतलब कह सके कि इतना बड़े पैमाने पर पैसा लगाया। तो सरकार की मंशा तो यही होगी ना कि अगर पैसा ज्यादा से ज्यादा मैं लगाऊं तो मुझे कुछ यहाँ पर बदलता हुआ नजर आए, मतलब कुछ सिनेरियो बदलता हुआ नजर आए, मतलब जो मैं चीज यहाँ पर चाह रही हूँ कि सही तरीके से हेल्थ आउटकम्स निकल कर आए, तो वो चीज सामने नहीं आई। तो ये जो यहाँ पर स्पेंड किया गया ना यूएस गवर्नमेंट के द्वारा, जितनी बड़ी अमाउंट स्पेंड की गई, तो इसमें अभी जो प्राइवेट जो प्लेयर्स है, अगर उन्होंने जो पैसा स्पेंड किया अभी उसको एक्सक्लूड करके रखा हुआ है। अभी अभी उस अमाउंट को यहाँ पर बीच में नहीं यहाँ पर जोड़ा हुआ ऑथर की तरफ, ओके। तो यहाँ पर इस तरीके से बात की जा रही है, सिर्फ और सिर्फ यूएस गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। तो यूएस के अंदर जो यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनकी बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, ओके। तो अगर हम कंपेयर करते हैं इनको 11 डेवलप्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट कंट्रीज, तो अभी हमने हाल ही में अभी पढ़ा है पिछले एडिटोरियल में कि जो ओईसीडी है 37 मेंबर कंट्रीज है, तो उन्हीं में से यहाँ पर 11 कंट्रीज हैं जो कि जिनके पास काफी धन है, ओके। मतलब कि जो जिनको हम डेवलप्ड नेशन बोल रहे हैं, जो कि वो भी अमेरिका जैसे डेवलप्ड नेशन की कैटेगरीज में आते, तो उनके कंपैरिजन में अगर हम यूएस को कंपेयर करें ना, तो अभी भी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है तो अभी भी कम है यूएस में। अगर हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो वो भी यहाँ पर जो है काफी बड़े पैमाने बढ़ चुकी है यूएस में। तो ये क्या होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब कि एवरेज जो है ना एक इंसान की क्या लाइफ है यूएस में, तो इससे इसको हम यहाँ पर कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। और अगर हम बात करें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तो ये होता है कि जैसे इन्फेंट का मतलब होता है नवजात बच्चा, ओके, मतलब जिसका अभी जन्म हुआ है, तो वो कितने दिन तो तक जो है अब यहाँ पर सरवाइव कर पाता है। जैसे मेजोरिटी ऐसा होता है कि 5 साल की कम उम्र तक यहाँ पर अगर बच्चा सरवाइव कर पाता है, तो फिर आगे जो है ना वो आगे उसके यहाँ पर कंडीशन सही रहेंगी। तो 5 साल की कम उम्र में अगर बच्चे की डेथ हो रही है, तो उसको हम यहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के अंतर्गत काउंट करते हैं, ओके। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से अभी भी ना यूएस में जो जिस तरीके से इम्पैक्ट होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो नवजात बच्चा होता है, ठीक है, तो उसकी यहाँ पर अगर डेथ हो जाए, तो उसके अलावा होता है चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, तो उसमें होता है जो 5 साल की उम्र में कम हो जाए, तो थोड़ा सही कर ले इसमें। और अब अगर अगर हमने पूरा का पूरा सिनेरियो समझना है कि किस तरीके से कोई भी कंट्री जो है पैंडेमिक से गुजर रही है, तो किस तरीके से उसका सामना कर रही है, तो अभी हमें एक एक तरीके का इंडेक्स चाहिए। कहने का मतलब जैसे देखो सेंसेक्स में आप जाओ ना, तो सेंसेक्स एक इंडेक्स है जो कि यहाँ पर दर्शाता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को कि किस तरीके से कंपनीज के यहाँ पर प्रॉफिट में यहाँ पर जो है उछाल आ रहा है, जो गिरावट आ रही है, जिस तरीके से हमें पता चल जाता है कि क्या सिनेरियो चल रहा है किसी कंपनी के बारे में। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हेल्थ केयर के रिगार्डिंग कोई इंडेक्स होगा ना, तो हमें भी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि क्या किस पैमाने पर जो है हमारी जो हेल्थ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर या हेल्थ केयर फैसिलिटीज है वो डेवलप हो रही है। तो इसी के लिए यहाँ पर बात करें कि जो हेल्थ केयर जो ये जो नया इंडेक्स है ना, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ हेल्थ हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ उसके बारे में बात नहीं करेगा, ये इसके बारे में भी बात करेगा कि कितनी किसी देश की एबिलिटी है कि कितना वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर स्पेंड कर सकता है, ताकि जो कि ज्यादा से ज्यादा जो हेल्थ केयर एसेट्स है ना वो बनाए जाए। हेल्थ केयर एसेट्स जैसे जैसे हॉस्पिटल्स हो गया, ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स को यहाँ पर जो भर्ती किया, जो स्टाफ नर्सेस है उनकी भर्ती की, ओके, और जो जो भी जिस तरीके की लैब्स चाहिए उनकी यहाँ पर जो ना जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वो की, तो ये सब चीजें यहाँ पर हो। तो इसी को यहाँ पर बात की गई, इसको क्या नाम दिया गया, इसको इसका नाम है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोल रहे हैं HII, ओके। तो इसकी इसको इसको अभी इसको अगर अच्छे तरीके से हम इसको इसके ऊपर फोकस करते हैं, तो जो HII है ना, तो ये कंट्रीज को रैंक करता है, इसके भी कुछ पैरामीटर्स इसके यहाँ पर ये अपनी रैंकिंग देता है अलग अलग कंट्रीज की। तो सबसे पहली जो है अगर बात करें जो यहाँ पर पैरामीटर्स को ये फॉलो करता है, सबसे पहली बात आता है अवेलेबिलिटी ऑफ फिजिशियन, dentists, nursing and midwifery persons, pharmacists, hospital beds, number of hospitals, and skilled healthcare professionals such as anesthesiologist and radiologist। तो ये जो anesthesiologist ना और जो रेडियोलॉजिस्ट है, इनका भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी यहाँ पर हॉस्पिटल में। अगर हम बात करें एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, तो यहाँ पर क्या होता है, एक ड्रग होता है जिसका नाम होता है एनेस्थीसिया, ओके। तो अगर देखो किसी भी पेशेंट की सर्जरी होनी है ना, तो उसका ऑपरेट होना है, तो सबसे पहले ये किसी एनेस्थेसियोलॉजिस्ट के पास रेफर किया जाता है पेशेंट को। वो अच्छे तरीके से उसको बेहोश करता है, एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देता है, ओके। जब वो देख लेता है कि अच्छे तरीके से वो बेहोश हो गया है पेशेंट, तब जाकर डॉक्टर को सर्जरी के लिए वो रेफर करता है। और साथ ही साथ नजर भी बनाए रखता है कि अगर ऑपरेशन के दौरान अगर उसको होश आता है ना, तो तब भी जो है उसको केयर करके चलना है, उसको टेक केयर करके चलना है पेशेंट को। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, तो उनका भी काम होता है, जैसे अगर आप एक्सरे वगैरह करवाते हो, ओके, या फिर MRI स्कैन वगैरह कराते हो फुल बॉडी, तो इस तरीके से ये इनकी एक्टिविटीज होती हैं, ओके। तो इन सभी चीजों की ना बड़े पैमाने पर जो है इन्हीं यहाँ पर पैरामीटर्स के हिसाब से जो है ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स जो है बनाया जाता है। तो यहाँ पर कोशिश की जाती है कि जो यहाँ पर पॉपुलेशन हो किसी भी देश की, तो उनके उनके साथ थोड़े से सर्वे करके सैंपल लेके जो है यहाँ पर रिपोर्ट्स जो है बनाई जाती है। तो एडिशनली यहाँ पर बात करें कि HII अकाउंट्स फॉर वेरिएबल्स सच एज मनी स्पेंट ऑन अकाउंट ऑफ हेल्थ केयर एक्टिविटीज बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने हेल्थ केयर एक्टिविटीज में कितना स्पेंड किया, तो उसको भी जो है ना
उस पार्ट को भी जो है HII में काउंट किया जाता है, जिसमें कि भारत का अभी जो रैंक निकल कर आ रहा है वो 113th है आउट ऑफ 184 कंट्रीज। तो ये कोई इतना खास बढ़िया रैंक नहीं है भारत का हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में या हेल्थ केयर के मामले में। और इसी के चलते जो आगे बात करिए कि जो HII है तो अभी हाईलाइट कर रहा है क्रिटिकल एरियाज, ओके, जहां पर कि डोमेस्टिक और जो मल्टीलेटरल इंटरवेंशन है उनकी जरूरत है। तो वो जो एरियाज है उनके ऊपर फोकस करना है, सरकारें भी फोकस कर सकती हैं, जो जो बाकी जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन वो भी यहाँ पर उनको भी फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे बात करें कि जो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन जैसे वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, उसके अलावा जो वर्ल्ड बैंक हो गया, तो अभी इनको ज्यादा से ज्यादा फंडिंग देनी चाहिए उन कंट्रीज को जो कि HII इंडेक्स के हिसाब से जिनकी जो हालत है ना बहुत खराब है, जिनकी सिचुएशन जो है बहुत खराब है। तो इन क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जो WHO है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, इसको कब बनाया गया, जो IMF है इसको कब बनाया गया, इसका हेडक्वार्टर क्या और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ये भी बताएं। और वर्ल्ड बैंक जो है ना इसको कब बनाया गया और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर दें, इंपॉर्टेंट है। तो इसी के चलते आगे बात करें कि ये जो HII है तो ये भी इस चीज के बारे में भी दर्शाता है कि अगर किसी भी कंट्री में कुछ कुछ यहाँ पर जो सरकारें हैं ना तो उनके बारे में बता रहा है कि कौन कौन से एरियाज के ऊपर जो है आपको फोकस करना है। जैसे यहाँ पर गवर्नमेंट जो है जो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है तो कहाँ पर आपने जो है फोकस करना, कहाँ पर इंटरवीन करना, तो ये भी यहाँ पर HII इंडेक्स के द्वारा बताया जा रहा है। और कैसे काम करना है, किस कैसे मतलब इंटरवेंशंस को भी कैसे किस तरीके से प्रायोरिटाइज करना है कि पहले पहले सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देनी है। अगर आप यहाँ पर इंटरवीन कर ही रहे हो, काम कर ही रहे हो, सबसे बाद में काम कौन सा कर रहे हो, तो ये भी बातें जो है यहाँ पर HII के द्वारा जो है बताई जा रही है। ओके। और आगे यहाँ पर बात करें कि अभी कोविड-19 के चलते अगर बात करें तो इक्वली अफेक्ट किया है उसने, चाहे वो लो मिडिल और हाई इनकम कंट्रीज है। ओके, तो एक ही पैमाने पर जो है स्प्रेड हुआ है। ओके, जो यहाँ पर कोरोना जो ये कोरोना वायरस है इसका। लेकिन अगर हम बात करें लोअर इनकम हाउस होल्ड्स की किसी भी कंट्री में, तो सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड हुए हैं ना बड़े पैमाने पर कोरोना वायरस, तो यहाँ पर यही लोग हुए हैं जो कि लोअर इनकम जो हाउस होल्ड्स की कैटेगरीज में आते हैं। ओके, हालांकि स्प्रेड जो वायरस को है वो एक जैसा ही हुआ है सभी कंट्रीज में, लेकिन ज्यादातर ये लोग अफेक्टेड हुए हैं। तो एविडेंस यहाँ पर दिया जा रहा है कि जैसे जैसे 5% ऑफ पुअर इनकम हाउस होल्ड जो ना अभी जो कि लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में रह रहे हैं, तो उन्होंने अभी ज्यादा पैसा जो है ना अभी स्पेंड किया है ये जो बीमारी से बचने के लिए। अगर इसको हम कंपेयर करें जो भी यहाँ पर परसेंट एज द फॉर्म ऑफ परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड इनकम ऑन हेल्थ केयर, ज्यादा पैसा यहाँ पर स्पेंड किया है जो अमीर लोग हैं उनके मुकाबले में, जो अमीर कंट्रीज हैं उनके मुकाबले में। तो कहने का मतलब यही कि ये बड़े पैमाने पर लोग अफेक्ट हुए हैं कोरोना वायरस से। और इसी के चलते आगे बात करें कि जो यहाँ पर अमीर नेशन है जैसे यूएस की अगर एग्जांपल ले ले, तो यहाँ पर जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना, तो यहाँ पर जो 5% जो बॉटम 5% जो लोग हैं जो कि यहाँ पर गरीब लोग की यहाँ पर कैटेगरी में आते हैं अमेरिका में, तो उनका जो स्टेटस है ना तो अभी चेंज ही नहीं हुआ है। ओके, अगर 2001 से लेकर 2014 तक की अगर हम बात कर लें, अगर स्पेशली यूएस की हम बात करें, देखो जो कि यहाँ पर जिस कंट्री का जिसके पास टैग है, डेवलप कंट्री का जिसके पास टैग है, तो वहां पर भी यहाँ पर जो 5% की जो बॉटम जो गरीब लोग हैं उनका स्टेटस चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पर इसी सेम पीरियड में और भी यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी ने लोगों की, खासतौर पर जो हाई इनकम ब्रैकेट जो कंट्रीज है, तो वहां पर इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। जैसे यूएस का कंपैरिजन हम जैसे अभी ये 11 मुल्कों के साथ कर रहे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर खास तौर पे ये ज्यादातर मुल्क जो है यूरोप में बेस्ड है। ओके, तो वहां पर इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। तो इसी के चलते पुअर हेल्थ आउटकम्स जो है ना यहाँ पर फॉर इंडिविजुअल्स निकल कर आ रही है, जहां पर खासतौर पे लोअर इनकम है। ओके, तो यहाँ पर लोअर इनकम है तो जिसके चलते यहाँ पर जो ना एक्सपोजर हो रहा है लोगों का, खासतौर पे जो हार्मफुल एनवायरमेंट्स है वहां पर, मतलब कि अपने आप का इलाज वो सही तरीके से नहीं करवा पा रहे क्योंकि पैसा जेब में नहीं है। ओके, इनकम जो है वो नहीं बढ़ पा रही है लोगों की। और अगर यूरोप की बात करें तो यहाँ पर जो अनमेट नीड है फॉर मेडिकल केयर, तो यहाँ पर इसके चलते भी यहाँ पर ना खासतौर पे जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं कंट्रीज में, तो यहाँ पर उनके लिए यहाँ पर ज्यादातर जो है ना प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही हैं। तो बड़े पैमाने पर जो है ना इनकम इनइक्वालिटी जो है ना वो सामने आ रही है। तो इनकम इनइक्वालिटी के ऊपर अगर फोकस हम करते हैं तो हो सकता है कि जो एनवायरनमेंट बन रहा है कि जो गरीब लोग हैं उनके खिलाफ, तो वो सही हो सकता है आने वाले समय में। तो ये जो इनइक्वालिटीज है, इनकम इनइक्वालिटीज, इसका ये जो हमारा एवरेज इकोनॉमिक स्टैंडर्ड होता है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी पर कैपिटा, तो यहाँ पर इससे कोई लेना देना नहीं है। ओके, तो यहाँ पर देखो जीडीपी पर कैपिटा हम एक एवरेज लगा लेते हैं, जैसे हम कह लें ना कि किसी एक बंदे की जो है ना एवरेज आय कितनी होगी, तो जिस जिस भी कंट्री की ज्यादा जीडीपी होगी, ओके, तो उसके उसमें जितने भी लोग रह रहे होंगे, ओके, तो उस हिसाब से अनुपात लगा ली जाता है कि पर एक पर्सन जो ना इतना पैसा जो है वो इनकम निकलती है। लेकिन ये तो जरूरी नहीं है ना कि मतलब हर एक बंदे की एक जैसी इनकम होगी। तो वहां पर ज्यादातर हो सकता है कि 100 में से 90 लोग ऐसे हों जो कि यहाँ पर जिनके पास सबसे ज्यादा दौलत हो, और 10% ऐसे हों जिनके पास जो है ना उनके मुकाबले में 1% दौलत भी नहीं है। लेकिन जब तो पूरे 90 में 10 भी ऐड कर लोगे तो जब पूरा एवरेज निकालोगे तो फिर 1% सबके पास आ जाएगा ना। तो ये यही बात यहाँ पर की जा रही है कि ऐसे जो इनकम इनक्वालिटीज ना उसका यहाँ पर जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से कोई लेना देना नहीं है। इसको सही तरीके से इस मसले को हमें सुलझाना होगा।
और आगे जो बात की जा रही है कि अभी जो HII सजेस्ट कर रहा है कि उसके अगर हम अलग जाकर अगर बात करें, तो अगर हम बात करें जो डिस्बर्समेंट हो रही है, जो यहाँ पर पैसा बांटा जा रहा है कोविड-19 फंड्स के रिलेटेड, तो यहाँ पर बहुत सारे देशों के लीडर्स यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि जो चाइना है ना, वो अभी प्राइस पे करे। खास तौर पे जो कोविड-19 के तहत जो फंड दिए जा रहे हैं, या फिर वैक्सीन के ऊपर भी जो इनका खर्चा आ रहा है, तो इसके लिए चाइना के ऊपर ये जिम्मेदार उसको ठहरा रहे हैं। तो चाइना ने जो यहाँ पर एक्शन लिए कि कोविड-19 को कम्बैट करते करते हुए, मतलब कि इसको खत्म करना है, तो यहाँ पर वो वायलेशन है किसकी, आर्टिकल 6 एंड 7 ऑफ द इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन। ओके, तो ये जो आर्टिकल 6 और 7 है इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन के, इसके मामले ऐसा है कि कोई भी स्टेट पार्टी या फिर कोई भी देश जहां पर उसको लगता है कि जो ना हेल्थ के मामले में बहुत एक्सट्रीमली यहाँ पर एक्सट्रीमली जो है ऐसा कोई सोर्स आ गया जिसके तहत यहाँ पब्लिक इमरजेंसी लगाने की यहाँ पर नौबत आ गई, तो उसके तहत यहाँ पर जो है ना सबूत जो है वो जुटा सकता है और उसको जो है पेश कर सकता है WHO में, और यहाँ पर ये भी कह सकता है कि मतलब कि ये हमारे यहाँ पर जो ये जिस तरीके की बीमारी फैल रही है, तो वो आने वाले समय में इम्पैक्ट कर सकती है बड़े पैमाने पर इंटरनेशनली। ओके, तो यही काम उसने नहीं किया है, तो यही यही बात की जा रही है चाइना के यहाँ पर खिलाफ जाकर कि आर्टिकल 6 और 7 का ये वायलेशन कर रहा है, जिसके तहत अगर चाइना को पता था कि वहां पर शुरुआत में वायरस फैलना शुरू हो गया है, तो समय रहते उसको इसको इंटरनेशनल कंसर्न के तहत यहाँ पर WHO को रिपोर्ट करनी चाहिए थी। ओके, WHO के इसने समय रहते रिपोर्ट नहीं की, जिसके तहत यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में ये फैल गया, इंटरनेशनली जो है इस वायरस का स्प्रेड हो गया। तो यही बात यहाँ पर ऑथर की तरफ से की जा रही है। ओके, तो यहाँ पर अगर कोई भी गवर्नमेंट सू करना भी चाह रही है, यहाँ पर चाइना के खिलाफ अगर एक्शन लेना भी चाह रही है, तो वो कर सकती है। तो पहले उनको यहाँ पर जुरिडिक्शनल बेसिस के हिसाब से ही यहाँ पर काम करना होगा कि पहले सबूत जुटाने होंगे। तो आर्टिकल 56 जो है ना IHR का, तो वो यही अलाउ करता है कि प्यूनिटिव एक्शन जो है ना, सजा याफ्ता एक्शन जो है वो हो सकता है। लेकिन इसके लिए यहाँ पर सबसे पहली बात है कि जिसके खिलाफ आपने आरोप लगाया है ना, तो वो भी यहाँ पर उसको भी एग्री होना पड़ेगा कि हाँ वो मानता है कि उससे गलती हुई है। तो यहाँ पर चाइना की बात कर रहे हैं कि चाइना को पहले एग्री होना पड़ेगा कि हाँ उससे गलती हुई, तभी जो है आप आर्टिकल 56 के तहत जो है IHR का जो आर्टिकल है, तो फिर आप जो है प्रिवेंटिव एक्शन ले सकते हो। लेकिन जो यहाँ पर हालात हैं, तो चाइना कभी भी नहीं मानेगा, क्योंकि चाइना तो वैसे ही पूरी की पूरी दुनिया जो है इकोनॉमी लेवल पर, तो जो इकोनॉमी के हिसाब से जो है अभी गुलाम बनानी शुरू कर दी है। ओके, जो इतने सस्ता ये प्रोडक्ट अपना दे रहा है, तो कंपटीशन, मतलब अगर कंपटीशन भी करना है चाइना से, तो वो भी 100 बार सोच रहे हैं जो बाकी कंट्रीज है। और इसी के चलते जो यहाँ पर कुछ और बातें की जा रही है कि इकोनॉमिक और टूरिस्ट एक्टिविटीज को यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के चलते कुछ कंट्री जैसे टर्की हो गया, इंडोनेशिया हो गया, रशिया हो गया, उन्होंने अपने केसेस को ही अंडर रिपोर्टेड किया, मतलब कि जितने केसेस एक्चुअली में वहां पर निकल कर आए, लेकिन वर्ल्ड लेवल पर WHO को बहुत कम बताए कि जो कि हमारे देश के ऊपर इम्पैक्ट ना हो, हमारे देश की छवि इस तरीके से रहे कि कोविड-19 अगर चला भी जाता है ना, तो हमारे देश में अभी इतने बड़े पैमाने पर फैला ही नहीं, तो लोग जो है ना निश्चिंत होकर यहाँ पर हमारे देश में घूमने आए, और जो टूरिज्म की एक्टिविटीज है ना वो बढ़ती रहे। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट्स है, जो कि आप खास तौर पे जो अफेक्टेड कंट्रीज हैं, ओके, तो वो भी यहाँ पर कॉम्पनसेशन के तौर पर भी यहाँ पर कह सकती है कि हमें कॉम्पनसेशन दी जाए कि हमारे हमें जो है बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ, ज्यादातर लोग जो है वो बीमार हुए हैं। ओके, तो इसी को यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है देयर कैन बी ए स्पिल ओवर इफेक्ट। ओके, तो स्पिल ओवर इफेक्ट का यहाँ पर मतलब ये निकल कर आ रहा है कि एक के बाद एक जो है ना, एक दूसरे को देख के जो है फिर अपने अपने हिसाब से सरकारें काम करना शुरू कर देती है, तो ऐसा हो सकता है, स्पिल ओवर इफेक्ट हो सकता है। ओके, तो बहुत सारी गवर्नमेंट जो है अभी सैनिटरी और जो फाइटो सैनिटरी सेक्शन जो है वो लगाई जा रही है अपने लोगों पे, यहाँ पर खास तौर पे यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है कि जो भी अगर चीज सामान जो है अगर चाइना में ओरिजिनेट हुआ, तो वहां पर जो उससे ना खरीदा जाए, तो इस तरीके से भी यहाँ पर सरकारें काम कर रही हैं। और इसके इसी के अलावा यहाँ पर बात करें कि अभी इंक्रीज देखा गया है द नंबर ऑफ लॉ सूट्स, ओके, स्पेशली अंडर आर्टिकल 11 ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद द क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस, मतलब कि बड़े पैमाने पर अभी जो कंट्रीज है ना इसी तरीके से काम कर रही है, चाइना को कोशिश की जा रही है कि उन्हीं उसी को यहाँ पर जो ना काउंटर करके बात की जा रही है कि अपना अपना जो ट्रेड है उसके ऊपर आप फैसिलिटेशन करें। और यहाँ पर जिस तरीके से भी कोई अगर संपर्क रहता है कि कोरोना वायरस और फैल सकता है, तो उसी पैमाने पर जो है सतर्कता जो है ना वो बरत के जो है आगे बढ़े। तो इसी पैमाने पर अब जो ट्रेड है ना वो सही तरीके से अभी प्रफुल्लित नहीं हो रहा जिस पैमाने पर होना चाहिए, तो अभी नंबर ऑफ लॉ सूट के जो केसेस है ना वो बढ़ते जा रहे हैं WTO में। तो यहाँ पर इसी को यहाँ पर ना सही करना होगा। तो ये जब जो जो रिस्ट्रिक्शंस किसी एक देश के द्वारा दूसरे देश के ऊपर लगाई जा रही है, ओके, तो इनको अभी सही करना होगा। तो जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आर्बिट्रेशन है ना, तो सेटल डिस्प्यूट्स, तो यहाँ पर खास तौर पे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जो होस्ट स्टेट्स हैं, जैसे होस्ट स्टेट जो यहाँ पर कोई भी फॉरेन कंट्री हो गया जहाँ पर जो दूसरी कंट्री से फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनमें यहाँ पर जिस भी तरीके का डिस्प्यूट है ना उसको अभी सॉल्व करने के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आर्बिट्रेशन की बात करें कि मध्यस्थता करनी होगी।
ओके, तो खास तौर पे इसके ऊपर फोकस करना होगा, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है ना वही है कि इन्वेस्टमेंट को आप रोको नहीं, और इस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस आप मत लगाओ। और इसी के तहत यहाँ पे इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रिब्यूनल्स की बात करें, और भी यहाँ पर इस तरीके की बॉडीज की बात करें, जिनको कि कहा जा सकता है कि वो ये रिव्यू करें यहाँ पर स्टेट्स की गाइडलाइंस है अगेंस्ट द पैंडेमिक, की पैंडेमिक के दौरान किस तरीके से अलग अलग कंट्रीज अपनी गाइडलाइंस लेकर चल रही हैं, उनको एक बार रिव्यू करना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा जो डिस्प्यूट्स निकल कर आ रहे हैं उनको भी एड्रेस करना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर पेरू की बात करें तो ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, ओके, तो जो कि यहाँ पर जिसका जो कोस्टल बॉर्डर बॉर्डर है ना, वो साउथ पैसिफिक ओशन के साथ टच होता है, ओके। और इसके अलावा इक्वाडोर के साथ इसका बॉर्डर टच होता है, दूसरी ओर जो है ब्राजील के साथ इसका बॉर्डर टच होता है, फिर कोलंबिया के साथ इसका बॉर्डर टच होता है, और एक और इसका बोलीविया बोलीविया के साथ बॉर्डर टच होता है। जो लास्ट कंट्री है वो है चिली, जिसके साथ इसका बॉर्डर टच होता है। तो ये पेरू कंट्री है, याद रखें, ओके, इंपॉर्टेंट है, साउथ अमेरिकन कंट्री है। इसकी कैपिटल मुझे आप बताएं कि क्या कैपिटल है पेरू की। तो इसने एक एग्जांपल सेट की है, जिसने यहाँ पर ना एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो बनाया, जिससे यहाँ पर कोशिश ये की गई कि यहाँ पर पब्लिक असेस जो है ना, खासतौर से जो जितनी इन्फॉर्मेशन पब्लिक को चाहिए वो वहां पर अवेलेबल करवाई जाए अबाउट आर्बिट्रेशन, मतलब किस तरीके से मध्यस्थता की जा सकती है किसी भी यहाँ पर किसी भी तरीके का अगर डिस्प्यूट रहता है, अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट पेरू में इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो, ओके, इसके रिगार्डिंग ये बात यहाँ पर की जा रही है। तो यहाँ पर अभी कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज जो ना अभी उनको अभी जो सूट और जो कोविड-19 फैसिलिटी वार्निंग है ना, तो अभी इसके तहत आगे बढ़ना होगा, ता जो कि यहाँ पर आने वाले समय में अच्छे समय की ओर हम कदम बढ़ाएं, सही तरीके से जो है ना आगे बढ़े। तो वार्निंग भी हमें यहाँ पर बनानी होगी कि कोविड-19 जो है कितना घातक है, उसको भी जो है अभी टेक ओवर करके चलना है, और साथ ही साथ जो है जो बिजनेस है ना उसको भी टेक ओवर करके चलना है। कहने का मतलब खराब नहीं करनी है सिचुएशन, उसको और सही करना है। तो जो राइटर है वो है बैनिक बैनिक जो है प्रोफेसर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, बेनेट यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, और जो दूसरे हैं चेसी, वो प्रोफेसर है स्कूल ऑफ लॉ सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। और अभी बात करते हैं फ्रंट पेज न्यूज की। तो यहाँ पर जो स्यूज कनाल है ना, तो उसका क्राइसिस बढ़ता जा रहा है, जिसके तहत जो है ना भारत के ट्रेड के ऊपर, जो भारत की सप्लाई चेन है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो खासतौर पे जो ऑयल, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, कॉटन, स्टील, तो ये सभी जो यहाँ पर पदार्थ हम इसका जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो अभी ये ना 2 हफ्ते के हिसाब से ये डिले हो जाएंगे, जिसके तहत यहाँ पर जो चार्जेस हैं, जो यहाँ पर जो फ्राइट कॉस्ट है ना वो बढ़ सकती है, जिसके तहत जब ये सामान पहुंचेगा जहां जहां पर भी, तो ये महंगा हो जाएगा। तो स्यूज कनाल ब्लॉकेज अभी हफ्तों हो गया ब्लॉकेज हुई हुई, तो यहाँ पर ईस्ट वेस्ट जो शिपिंग है, तो इसको यहाँ पर डिस्ट्रप्शन जो है पैदा होगी पूरी तरीके से, जिसके जिसके तहत यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ रहा है भारत के ट्रेड के ऊपर भी। और खास तौर पे यहाँ पर जो की मैन्युफैक्चरिंग सप्लाईज है, क्योंकि जो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो भी बढ़ती जाएगी आने वाले समय में। तो इंडिया जो यहाँ पर खास तौर पे शिपमेंट करता है, वो करता है ऑयल की, टेक्सटाइल की, फर्नीचर की, कॉटन की, ऑटो कंपोनेंट्स की एंड मशीन पार्ट्स की टू यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, ओके, जो कि अभी डिले हो गई है 10 से 15 दिन के हिसाब से, क्योंकि वहां पर 400 मीटर यहाँ पर एक शिप है जो कि फंस गया है कनाल में, जो कि अभी जिसको अभी रेस्क्यू किया जा रहा है कि किसी ना किसी तरीके से वो जो पैसा जो क्लियर किया जाए, अभी नहीं हो पा रहा है, ओके। इसके अलावा अगर इम्पोर्ट साइड की बात करें, तो भारत यहाँ पर ऑयल बड़े पैमाने पर इम्पोर्ट करता है, स्टील या रॉ मटेरियल जो है उसको इम्पोर्ट करता है, जैसे स्क्रैप हो गया, मशीन पार्ट्स हो गया, खासतौर पर जो असेंबली लाइंस में यूज की जाती है। इसके अलावा जो केमिकल्स है, फेनोल हो गया, एनिलीन हो गया, ओके, तो ये जो है ना सभी आइटम्स अभी डिले होंगी। तो अगर ब्लॉकेज बरकरार रहा तो 5 से 15% का हाइक जो है ना फ्राइट रेट्स में जो चार्जेस है वो बढ़ जाएगा, ओके, जिसके तहत जब चार्जेस फ्राइट रेट्स की जब किराया बढ़ जाएगा, तो जब ये सामान जब भारत में पहुंचेगा तो उसका रेट भी, प्राइस भी बढ़ जाएगा, महंगा हो जाएगा। तो ये एस्टिमेशन लगाया गया शिप्सी के द्वारा। शिप्सी जो है ना एक तरह की एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म है, ओके। और अगर बात करें भारत का जो ट्रेड है जो स्यूज कनाल के थ्रू होता है, वो $200 बिलियन का है एक साल का, बहुत बड़े पैमाने पर ट्रेड है भारत का। जिसमें से अभी ना अराउंड 160 शिप्स हैं, वो भी जो है स्ट्रक हो चुके हैं, मतलब एक जगह से वो रुक चुके हैं, एक के बाद एक, जैसे ट्रैफिक जैम नहीं हो जाता सड़कों के ऊपर, बिल्कुल यहाँ पर शिप्स का ट्रैफिक जैम हो गया है, ओके। तो एक के बाद एक जो 160 शिप्स है ना वो पीछे की पीछे वेट कर रहे हैं जहां पर ये ब्लॉकेज हो गया है। तो 193 किलोमीटर लंबी है ये कैनाल, ये भी याद रखें, इंपॉर्टेंट है। तो अभी पिछले एक हफ्ते से यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि अभी उसको क्लियर किया जाए, ओके। तो अभी एक एवरेज डे की अगर बात करें ना, तो 50 से ज्यादा शिप जो है ना इस कैनाल को क्रॉस करते हैं, और यहाँ पर कनेक्ट करते हैं इंडियन ओशन को वाया रेड सी टू मेडिटेरियन सी, ओके। तो इंडियन ओशन को, जो इंडियन, जैसे हमारा मुंबई वाला पोर्ट, वहां से अगर शिप निकलता है रेड सी के वाया जाता है, फिर जो है ना सूज कनाल को पार करके मेडिटेरियन सी में पहुंचता है। और आगे न्यूज है इकोनॉमी, माइक्रो, मैक्रो एंड मोर वाले पेज में। तो यहाँ पर 4 पॉइंट का प्लान जो है ना वो तैयार किया गया है भारत सरकार की ओर से, किस तरीके से स्यूज ब्लॉकेज जो हुआ है तो वहां पर उसका जो है सेल आउट निकाला जाए, कैसे जो है वहां से सामान निकाला जाए, ओके। तो अभी प्रायोरिटाइजेशन की जाएगी, जैसे सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी जो पर्शेबल कार्गो है, ओके, जो जल्दी यहाँ पर, जिसको यहाँ पर जरूरत है, ओके, जो खराब हो सकता है, तो पहले प्रायोरिटी उनको दी जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पर जो फ्राइट रेट है, ठीक है, तो वो यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है उसके खिलाफ ज्यादा ना बढ़े, तो उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। और जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है
पोर्ट टर्मिनल है जो जिसको हम मुंबई पोर्ट बोलते हैं। और जिसके अलावा जो मुंद्रा पोर्ट, तो ये मुंद्रा पोर्ट ना ये इकलौता भारत का लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट, ओके, लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट है मुंद्रा पोर्ट। तो यहाँ पर और जो हजीरा हजीरा पोर्ट है, ओके, तो इनको यहाँ पर अभी गियर अप किया जाएगा कि ये इनकी कैपेसिटी हिसाब से रखी जाएगी ताकि जो कि सामान आए तो उसी तरीके से आगे शिपमेंट हो इनकी। तो यहाँ पर ये जो हजीरा पोर्ट ना ये कौन से राज्य में पड़ता है, इसका आंसर करें। और अभी क्या होगा, अभी शिप का रूट जो है ना बदला जा सकता है। तो शिप का रूट अगर बदलेंगे तो वाया केप ऑफ गुड होप जो है ना हम जो है वापस आएंगे। तो ये जब जब ये सियूज कनाल नहीं होती थी ना तो उस समय भारत का ट्रेड वाया केप ऑफ गुड होप ही होता था। ये केप ऑफ गुड होप है, इसके बारे में मैं अभी बताता हूँ मैप में। ओके, इसके अलावा जो रूट है ना, तो यहाँ पर एक अहम रूट है फॉर द ट्रेड बिटवीन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड यूरोप। ओके, तो अगर स्यूज कनाल की बात करें तो वहां पर भी, और अगर हम यहाँ पर वाया केप ऑफ गुड होप भी जाते तो वहां पर हम अगर अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप को भी अगर अप्रोच करना चाहे ना वाया अटलांटिक ओशन तो अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं। तो अभी थोड़ा मैप में इसको समझते हैं कि ये रूट है क्या अभी। तो यहाँ पर देखिए इस मैप को, तो देखिए ये भारत है। ओके, तो भारत जब भी ट्रेड करता था ना यूरोपियन कंट्रीज के साथ, चाहे लंदन हो गया, चाहे पुर्तगाल, जहाँ फिर अप्रोच करना है इस कंट्रीज को, या फिर अगर हमने अमेरिका की ओर जाना तो ये वाला अटलांटिक ओशन होता है ये वाला। तो इस इधर वाली साइड अमेरिका ही है और कनाडा है, मैक्सिको है। ओके, दो साउथ अमेरिकन कंट्रीज को हम अप्रोच करते हैं। तो क्या होता था, अगर हमने पहले लंदन को सपोज कर लो जाना है, तो यहाँ से अगर हम निकले गोवा की पोर्ट से तो इधर ऐसे होते हुए तो यहाँ पर ये सभी सभी यहाँ पर पोर्ट है, ओके, अफ्रीका के। तो यहाँ यहाँ पर आता है केप टाउन। ओके, तो यहाँ पर इसी जगह से ना यहाँ पर हम घूमते हैं, यहाँ पर भी एक पोर्ट आता है। तो इस एरिया को हम यहाँ पर बोलते हैं केप ऑफ गुड होप, जहां से कि घूम कर फिर जो है ना हम यहाँ पर अप्रोच करते हैं लंदन वाली जगह को, जहाँ पर पूरे के पूरे यूरोपियन कंट्रीज को। तो यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर आता है ये वाला। तो इसमें से ये स्पेन और मोरक्को के बीच में ये टेरिटरी रहती है। तो यह भी एक तरीके का यहाँ पर स्ट्रेट है, ओके, जहां से मतलब कि पैसेज रहता है कि आप जो है ना अटलांटिक ओशन से जुड़ सकते हो मेडिटेरियन सी में। तो मेडिटेरियन सी में आप जब जाते हो, ये इटली आ गया। ओके, इसके बाद यहाँ पर ये अलग अलग कंट्रीज आ गई, ये ग्रीस आ गया, टर्की आ गया। ओके, तो इधर वाली साइड भी आप जुड़ सकते हो, ये स्पेन आ गया, ये ऊपर वाली साइड फ्रांस है। ओके, तो ये सारे के सारे कंट्रीज के साथ भारत का कनेक्शन हो जाता है। ओके, तो इसके अलावा ये जो स्यूज कनाल वाला रूट था ना, तो इसमें बहुत आसानी होगी। क्या आसानी होगी, जब हमने गोवा से यहाँ से निकलना है तो अरेबियन सी है, यहाँ से हम इधर एंटर किए तो ये रेड सी आ गया। ओके, तो रेड सी आ गया, तो इसी रेड सी से आगे निकल तो ये जो इजिप्ट आता है। तो इजिप्ट का यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर सिनाई पेनिनसुला आता है जो कि तीनों तरफ से समुद्री पानी से घिरा हुआ है। और इसी में से यहाँ पर सूज कनाल निकलती है जो 193 किलोमीटर लंबी है, जो कि हमें सीधे मेडिटेरियन सी से जोड़ देती है और हमारा जो संपर्क हो जाता है जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके साथ, ओके, जिनको कोस्टल बॉर्डर लगता है। तो अभी इससे क्या होता है कि इससे 9,000 किलोमीटर का जो रास्ता है ना वो तय करने से हम बच जाते हैं और जल्दी पहुंच जाते हैं मेडिटेरियन सी में। ओके, तो अभी इसी सूज कनाल में ब्लॉकेज लगी हुई है। अभी इसी इसी को जो इसका जो दूसरा रास्ता है ना वो अपनाया जाएगा कि जो शिप यहाँ पर फंस गए मेडिटेरियन सी में, ओके, तो वहां से इनको वापस घुमा के लाकर इधर से लेकर आएंगे तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है मुंबई में वहां पर जोड़ा जाएगा। और गुजरात में जो मुंद्रा पोर्ट है वहां तक इसको यहाँ पर पहुंचाया जाएगा। या फिर जो सामान हमने इधर से इधर भेजना है मेडिटेरियन सी में, तो वो भी बिल्कुल इसी रास्ते से जाएगा घूम घुमा के, तो दोबारा से यहाँ तक पहुंचेगा। तो इससे जो फ्लाइट चार्जेस है वो भी बढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर तेल ज्यादा खर्चा होगा। ओके, और साथ ही साथ जो रास्ता है वो भी बढ़ जाएगा, टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर रास्ता निकाला गया है। और अभी बारी है आज का इकोनॉमिक कंसेप्ट जानने की। आज का जो टॉपिक है वो है कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। तो ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशो क्या है, तो एक तरह की यहाँ पर रेगुलेशन होती है कमर्शियल बैंक की कमर्शियल बैंक के ऊपर, कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के ऊपर। मुझे एक एक एग्जांपल दें, कमर्शियल बैंक की एक एग्जांपल दें, कोऑपरेटिव बैंक की एक एग्जांपल दें और एनबीएफसी की एक एग्जांपल दें। ओके, तो यहाँ पर इनके ऊपर एक तरीके की रेगुलेशन होती है जिसमें यहाँ पर कहा जाता है आरबीआई के द्वारा कि आप ना कुछ अमाउंट जो है ना एज ए कैपिटल जो है आप जो है ना इन रिलेशन टू देयर एसेट जो है ना उसको आप मेंटेन करके चलो। ओके, एक रिजर्व करके रखो, मेंटेन करके चलो कुछ अमाउंट को, ता जो कि जो भी आपने लोन और इन्वेस्टमेंट की हुई ना अभी उसमें अगर आपको कोई आने वाले समय में कोई लॉस होता है, कोई नुकसान होता है, तो वो जो अमाउंट आपने पहले मेंटेन करके रखी होगी ना तो वो आपको एज ए शॉक अब्जॉर्बर काम आएगी, एज ए क्वेश्चन आपको काम आएगी। मतलब आपकी जो इकोनॉमी है आपके बैंकों की, कोऑपरेटिव बैंकों की, तो उसको नुकसान नहीं होगा, झटका बड़े पैमाने पर नहीं लगेगा, आपका बैंक दिवालिया नहीं होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ना कैपिटल एडिक्वेसी रेशो होती है कि कुछ कैपिटल जो है ना आप एक मेंटेन करके रखते हो, ओके, इन रिलेशन टू देयर एसेट्स। ओके, जो भी लोन और जो भी इन्वेस्टमेंट इन्होंने की होती है हम वहां पर उन एसेट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो ये वाला जो कंसेप्ट था इसको डिवाइस किया गया था बाय द बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, बेसल के द्वारा। ओके, तो बेसल कहाँ पर पड़ता है इसका भी आंसर करें कमेंट बॉक्स में। तो इस प्रोविजन को लागू किया गया था आरबीआई के द्वारा 1992 में। ओके, तो ये इस तरीके की प्रोविजन होती है कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। तो कैसा लगा लेक्चर, आई होप
लेक्चर अच्छा लगा है तो कृपया अपना फीडबैक जरूर दें, और जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसके आंसर भी दें। ओके, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस लेक्चर को, सब्सक्राइब सब्सक्राइब भी करें चैनल को। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।